जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और मैराथन क्लास में। तो यहाँ पे आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर टॉप 100 एमसीक्यूज। और ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन 10+2 लेक्चर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में क्या क्या रहने वाला आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो है 10+2 लेक्चरर जो एग्जाम होने वाला जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो कंडक्ट किया जाएगा, उसमें जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है उसमें जो इंटरनेशनल रिलेशन सब टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। तो इसके पूरे होल सिलेबस को, इंटरनेशनल रिलेशंस को इस वीडियो में कवर किया गया। उसके साथ साथ जो 100 मोस्ट एमसीक्यूज हैं वो इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं, जिसके एमसीक्यूज के साथ साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी एक्सप्लेनेशंस के माध्यम से दी गई है, ताकि जो आपका एक रिवीजन भी हो सके। और ये एक मैराथन क्लास रहने वाली है। इस एक ही क्लास में जो है होल सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं, और उसके साथ साथ प्रैक्टिस एज वेल एज रिवीजन। इस क्लास का मोटिव है कि जहां पे एक ही क्लास में जो है हमारी प्रैक्टिस भी हो पाए एमसीक्यूज के थ्रू, और एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हम जो है उस कंसेप्ट को रिवाइज भी कर पाए। तो यहाँ पे प्रैक्टिस एज वेल एज रिवीजन जो ये कीवर्ड लिखा गया इसको हम जो है फुलफिल भी करेंगे वीडियो में। आने वाले टाइम में आप देखोगे, जब वीडियो में आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे, तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरीके के और मैराथन जो हमने कवर करके रखे हुए हैं अपने चैनल पे, उनके प्लेलिस्ट बना दी गया। जिन्होंने वो वॉच नहीं किए मैराथन सेशंस, उनको वॉच कर सकते हैं, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के जो सिलेबस में इंक्लूड है टॉपिक, उसको कवर किया गया। उसके साथ फॉरेन पॉलिसी एज वेल एज पॉलिटिकल थ्योरी, इन सभी को जो है वहां पे कवर किया गया। और उसके साथ साथ गवर्नेंस के टॉपिक को भी हमने कवर कर लिया। तो आज की क्लास में जो है हम इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर करने वाले हैं। जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, प्लीज लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। तो साथ ही साथ जो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो एक और मैराथन लेके, अगला हमारा जो टॉपिक है वो आप मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, किसके ऊपर आप चाहते हैं मैराथन सेशन, उसको हम लेके आएंगे। तो चलिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल गुरुजी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको जो आज ही मैं पिछली क्लास की जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। जो हमारा पिछला आई थिंक जो मैराथन सेशन हुआ था, उसकी वीडियो पीडीएफ जो आज ही अपलोड कर दी जाएगी, तो ज्वाइन कीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू के साथ। चलिए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल टाइटल ऑफ द बुक रिटन बाय हंस मार्गेंथ्यू। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया गया, और उसके बाद जो है टॉपिक वाइज जो है हर एक जो टॉपिक से जो है 4 या 5 क्वेश्चंस पिकअप किए गए, और उसके बाद जो है उसको उसी एमसीक्यूज में एक्सप्लेनेशन के माध्यम से उस होल टॉपिक को जो है जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कवर करने का प्रयास किया गया। तो आप बताइए कि बुक रिटन बाय हंस जे मार्गेंथ्यू के द्वारा जो किताब लिखी है उसको फुल टाइटल क्या है। चलिए, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, चलिए बताइए। कई बार ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं तो डिटेल में नहीं पढ़ते, तो थोड़ा सा वर्ड का आगे पीछे हुआ तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं। तो ये PYQs है। चलिए, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, कौन सा सही रहने वाला ये हमें बताना है आपको। हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। पहले पावर आएगा फिर पीस आएगा। चलिए देखिए, पॉलिटिक्स अमंग नेशन जो किताब है वो हंस जे मार्गेंथ्यू के द्वारा लिखी गया। हंस जे मार्गेंथ्यू एक रियलिस्ट थिंकर थे, आपको याद रखना, पब्लिश्ड इन 1948 में, जहां पे वो किसको रियलिस्टिक अप्रोच को इंट्रोड्यूस करते हैं ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ये किताब एक मेजर रोल प्ले करती है इन शेपिंग फॉरेन पॉलिसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। ये एक असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व कीजिए। Two statements are given below. One is assertion A and other is reason. तो चलिए बताइए। United Nations Organization was established on 24th October 1945. Its main objective is to establish world peace and security. चलिए, राइट आंसर क्या रहने वाला? तो राइट आंसर सेकंड का रहने वाला ऑप्शन नंबर, कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। मतलब बोथ assertion as well as reason are correct, and reason is the correct explanation of assertion. United Nations
मतलब इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945 में एस्टेब्लिश की जाती है और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में है। और यूएन से पहले, यूनाइटेड नेशन से पहले लीग ऑफ नेशन हुआ करती थी, वाज देयर फॉर प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन के मेन ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन वर्ल्ड पीस, to develop friendly relationship between nations and to help nations work together to improve people's lives and encourage respect for each other rights and freedom। मतलब जो सॉवरेनिटी को मेंटेन रखना दूसरे नेशंस के, सभी नेशंस की, और एक दूसरे के बीच में एक कोऑर्डिनेशंस बिठाना, फ्रेंडली रिलेशंस को डेवलप करना, और अंततः जो है वर्ल्ड में शांति को बनाए रखना, ये कुछ मोटिव्स हैं किसके? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। Which of the following two statements are correct regarding Chinese policy of the theory of palm and five fingers? जो चाइना की हमारे जो ये अब चाइना और इंडिया के रिलेशंस के तौर पर यहाँ पे एमसीक्यूज, ये पीवाईक्यूज हैं। तो अभी आई थिंक 8 से 9 क्वेश्चन जो है पहले वो पीवाईक्यूज हैं। चलिए बताइए, चाइना की जो थ्योरी ऑफ पाम एंड फाइव फिंगर्स की पॉलिसी है उसमें क्या क्या आता है? चलिए कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी जो है वो सही है। सी कैसे सही है, आइए देखते हैं। क्योंकि जो थ्योरी ऑफ पाम एंड फाइव फिंगर है उसमें जो है ये माओ के द्वारा डिस्क्राइब की थी, जिसमें तिब्बत को जो है वो पाम मानते हैं, हथेली मानते हैं, और भूटान, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड लद्दाख, अगर आप मैप में देखोगे तो ये जो है उसके आगे जो है मतलब आता है किसके? तिब्बत के बाद जो है भूटान, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। जो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख जो है ये तीनों इंडिया में आते हैं, और भूटान, नेपाल एक अलग कंट्री है जो बफर कंट्रीज हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो इन पांचों को जो है वो फिंगर्स मानता है और तिब्बत को जो है हथेली मानता है। तो ये थी थ्योरी ऑफ पाम एंड फाइव फिंगर्स। इसमें कौन कौन से स्टेट्स एज वेल एज नेशन आते हैं तो ये आपने देखा। चलिए 4 को देखिए। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको जमाना है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। वीडियो को पॉज कर लीजिए करिए और फिर आंसर दिया करिए, क्योंकि हो सकता है मैं आंसर जल्दी डिस्प्ले कर रहा हूं, क्योंकि मैं वीडियो को कम से कम टाइम में कवर करवाना चाहता हूं, ये मेरा मोटिव है। तो जिस स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आता है तो वो आगे बढ़ जाए, जिनको नहीं आता वो पॉज करके आराम से उसको देखे और उसके बाद जो है अपना आंसर दे। दोनों के लिए बेनिफिट हो जाएगा वीडियो में, अपने हिसाब से आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। 3, 4, सेकेंड एंड 1 फर्स्ट जो है। तीसरा कौन है? G7 पहले हुआ, फिर G20 आया, फिर उसके बाद जो है IBSA। IBSA की फुल फॉर्म क्या है ये हम देखने वाले हैं। ब्रिक्स उसके बाद आता है। चलिए आइए समझते हैं। ऑप्शन नंबर ए ही तो सही है। चलिए G7 जो है वो 7 ग्रुप्स, एडवांस कंट्रीज का एक ग्रुप था, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए, जो 1975 में एस्टेब्लिश होता है। और G20 जो है वो G7 कंट्रीज तो उसमें आती हैं, उसके अलावा और कंट्रीज भी आती हैं, जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की एंड यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन भी इसमें आता है। G7 तो आएंगी, उसके बाद जो है वो यूरोपियन यूनियन में आता है। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1999 में। क्योंकि जो फैक्ट्स हैं वो आपको याद करने ही होंगे, तभी आपका जो है आप इजीली मार्क कर पाओगे क्वेश्चंस को एग्जाम में। IBSA इंडिया, B से ब्राजील, S से साउथ अफ्रीका। डायलॉग फॉर्म इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2003 में। IBSA जो है 2003 में एस्टेब्लिश किया जाता है। और ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, also known as New Development Bank, established in
2014 में एस्टेब्लिश किया जाता है। देखिए एक्सप्लेनेशन में कुछ कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको बार बार यहाँ पे हो सकता है कई बार रिपीटिशंस भी होगी, तो उस रिपीटिशन से आपको घबराना है, क्योंकि वो आपको याद कराने के लिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया गया है। हर कुछ रिपीट हो सकते हैं कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज में रिपीट नहीं होंगे, एक्सप्लेनेशन में कुछ रिपीट हो सकता है, तो आपको उन चीजों को याद रखना है। यहाँ पे जो इरेलीवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उसको ही ऐड किया गया है। चलिए देखिए G7 1975, G20 1999, IBSA 2003 और ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक जो है वो 2014 में एस्टेब्लिश किया गया था। तो ब्रिक्स की स्थापना कब होती है, ये नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के अभी बताइए, बिना गूगल की मदद लिए हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, अरेंज द फॉलोइंग ऑफ यूएन सिस्टम इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। कब आया? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो राइट आंसर क्या रहने वाला, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो सही है, 1, 3, 4 एंड सेकंड। आइए देखते हैं। देखिए इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट वाज जो है एस्टेब्लिश किया जाता है 1944 में। ये जो 5 जो इंस्टीट्यूशंस हैं किसके अंदर आते हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर, उसको हम देखने वाले हैं। सबसे पहला कौन सा, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो मिडिल इनकम जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको हेल्प करने के लिए एस्टेब्लिश किया गया था। मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये भी एक वर्ल्ड बैंक का एक मेंबर ग्रुप है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक मेंबर है। इट ऑफर पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस एंड क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी, मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कहीं भी हो जाए तो उसको लिए उसके अगेंस्ट जो है जो भी क्रेडिट उस कंट्री को दिया जाएगा उसकी गारंटी लेता है कौन, मल्टी इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जो 1988 में इसको एस्टेब्लिश किया जाता है। उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश इन 1956 इज अनदर मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ठीक है, जो एडवाइस करता है एंड इन्वेस्टमेंट टू एनकरेज प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट इन लेस डेवलप्ड कंट्री, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे ये ग्रुप देखता है। 1956 में इसको एस्टेब्लिश किया जाता है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन फाउंडेड इन 1960 में इसको फाउंड किया जाता है, जो कंसेशनल लोन्स प्रोवाइड करता है टू द वर्ल्ड पुअरेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। इट इज अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो ये थे वर्ल्ड बैंक के ग्रुप के मेंबर्स, इनको हमने एक एक करके देख लिया। व्हेन डिड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बिकेम अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेंबर्स भी हैं लेकिन कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज भी हैं। तो आईएलओ एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, और इसका जो आपको क्या पूछा गया, कब ये इसको एस्टेब्लिश फॉर्म किया गया, कब इसको स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो है यूएनओ के अंडर रखा गया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 जो हो सही है, 1946 में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन 1999 में जो है इसका गठन होता है। तो ये जो लेबरर्स हैं वर्ल्ड लेवल पे इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की गई, जो लेबरर्स के जो कंसर्न्स हैं, उनके राइट्स हो गए, उनकी जो भी लिबर्टीज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसका होता है। मतलब जैसे मान के चलिए राइट टू वर्क हो गया, और उसके साथ साथ मतलब एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकें, ये भी इनका भी समाज में रिस्पेक्ट हो। तो इन चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी लेबरर्स जहाँ पे अपनी डिमांड्स को सामने रख सकें दुनिया के, तो ये इसका फाउंडेशन होता है। इन 1946 इट बिकेम द फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, पहली यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी थी। ILO सेट्स वर्क स्टैंडर्ड्स, डेवलप प्रोग्राम एंड पॉलिसीज फॉर वर्कर्स अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया के जितने भी वर्कर्स हैं उनके जो कंसर्न्स हैं उनको यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दिया गया जहां पे वो खुद कर सकते हैं।
The term international relations in its modern sense began to be widely used after, ये किसके बाद जो है यूज होने लगा, किस इवेंट के बाद? तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो सही है, वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद जो है वो इसको मॉडर्न सेंस में यूज किया जाना है। मतलब एक सिस्टमैटिक एस्टेब्लिशमेंट होता है इंटरनेशनल रिलेशंस का। ऑल्दो इंटरनेशनल रिलेशन जो एक बहुत पुराना सब्जेक्ट है, फ्रॉम ये ग्रीक से आप देख सकते हैं, जैसे मोरियन डिप्लोमेसी को भी देख सकते हैं और ग्रीक सिटी स्टेट को भी देख सकते हैं। एरिस्टोटल की बात करेंगे तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी करने का काम किया। लेकिन आईआर जो है एक सिस्टमैटिक एकेडमिक डिसिप्लिन जो है फाउंड होता है आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट। वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद जो है जो इसका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ आईआर जो होता है कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स में होता है 1999 में, मार्क इट्स बिगनिंग, यहां से इसकी शुरुआत होती है एक सिस्टमैटिक सब्जेक्ट के तौर पर। द वॉर डिमॉन्स्ट्रेट द नीड टू स्टडी कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कंडीशंस फॉर पीस। जो वर्ल्ड वार फर्स्ट है उसने दुनिया को इस बात पर सोचने में मजबूर कर दिया कि कैसे दुनिया में शांति और कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर रखा जाए, इसके ऊपर चिंतन और विचार करने की आवश्यकता है। तो इस डिमांड को देखते हुए जो है आईआर का जो है एस्टेब्लिशमेंट होता है एज अ एकेडमिक डिसिप्लिन। प्री वर्ल्ड वार फर्स्ट डिप्लोमेसी वाज मोर सीक्रेट। आप वर्ल्ड वार पहले से देखोगे तो वहां पे मोर सीक्रेटिव डेमोक्रेसीज हो रही थी और बैलेंस ऑफ पावर को ऊपर फोकस किया जा रहा था। मतलब अपनी पावर को बढ़ाने के लिए अलायंसेस बिल्ड किया जा रहे थे। बट पोस्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट फोकस शिफ्टेड टू कलेक्टिव सिक्योरिटी। पहले बैलेंस ऑफ पावर से शिफ्ट किया गया फोकस किसकी तरफ, कलेक्टिव सिक्योरिटी। क्या है डिफरेंस बैलेंस ऑफ पावर और कलेक्टिव सिक्योरिटी में, आने वाले एमसीक्यूज का हम इसको भी कवर करने वाले हैं। तो इसके अंडर जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी के अंडर जो है लीग ऑफ नेशन को एस्टेब्लिश किया गया। चल क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। द पीस ऑफ वेस्टफेलिया या फिर ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जिसे कहते हैं, इज कंसीडर सिग्निफिकेंट इन आईआर बिकॉज इट। क्यों ये इंपॉर्टेंट है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया? तो राइट आंसर क्या रहने वाला, पढ़िए सभी ऑप्शंस को और राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, एस्टेब्लिश्ड सॉवरन नेशन स्टेट्स। मतलब सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो पीस ऑफ वेस्टफेलिया या फिर ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो 1648 से आता है कंसेप्ट, जो सॉवरेनिटी ऑफ नेशंस का कंसेप्ट है। The Treaty of Westphalia ended the 30 years war in Europe. It established the principle of state sovereignty, non-inter मतलब स्टेट की सॉवरेनिटी, स्टेट जो है वो सॉवरन होनी चाहिए और किसी दूसरे स्टेट्स का इंटरनल अफेयर्स में कोई दखल अंदाजी नहीं होना चाहिए दूसरे देश में। नॉन इंटरफेरेंस एंड लीगल इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स, तो लीगल कानूनी तौर पर मतलब एक ऑर्गेनाइज, यहाँ पे एक डिमांड की जाने लगी, यहाँ से कह सकते हैं कि एक वर्ल्ड लेवल पे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हो जो लीगलिटी तय करे, जो इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स को प्रमोट करे। चलिए, कंसीडर द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न स्टेट सिस्टम। जो मॉडर्न स्टेट सिस्टम है, जो नेशन स्टेट का कंसेप्ट है, वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से ही आता है। यहाँ पे शिफ्ट एक होता है फ्रॉम मिडिवल अथॉरिटी, पोप हॉली रोमन एम्पायर की जो अथॉरिटी है उससे जो है शिफ्ट होता है टू सॉवरन टेरिटोरियल स्टेट्स होनी चाहिए बेसिस ऑफ मॉडर्न आई। चलिए 9 को देखिए। Who is considered the father of international relations as an academic disciplines? Father of international relations किसको कहा जाता है? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर 9 का राइट आंसर रहने वाला बी जो है सही है, वुड्रो विल्सन जो है वो उनको फादर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन कहा जाता है। यूएस के प्रेसिडेंट थे कौन? वुड्रो विल्सन, जिनको फादर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस कहा जाता है, जिन्होंने 14 पॉइंट्स दिए हैं उनके, जैसे जहां पे फोकस किया जाता है किसके ऊपर, पीस, सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी जैसे पॉइंट्स के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया जाता है। एडवोकेटेड क्रिएशन ऑफ लीगल नेशंस, जो लीग ऑफ नेशंस को जो उसका क्रिएशन, उसका गठन करने में काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। और आइडियलिस्टिक अप्रोच जो है वो डोमिनेट करती है उनके आइडियाज में। The early study of IR, hence called Wilsonian idealism। मतलब जो आइडियलिज्म के काफी बड़े एक सपोर्टर थे कौन? वुड्रो विल्सन। और आइडियलिस्ट थिंकर कौन से थे? वो कहते थे कि वर्ल्ड लेवल पे एक इंस्टीट्यूशंस की एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए और वर्ल्ड को जो है हम वर्ल्ड को एक पीसफुल बनाना है और उसके लिए
एक वर्ल्ड लेवल गवर्नमेंट या वर्ल्ड लेवल इंस्टीट्यूशंस होना काफी ज्यादा आवश्यक है। कलेक्टिव सिक्योरिटी की जहां पे बात होती है। क्वेश्चन नंबर 10, द कोल्ड वार पीरियड 1945 to 1991 transformed the scope of IR by introducing which central feature? किस सेंट्रल फीचर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है? जो कोल्ड वार पीरियड था वो किस तरीके का, इसका सेंट्रल फीचर क्या था? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी जो सही है, बाइपोलर स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। आपको पता ही है कि जब कोल्ड वार चल रही थी तो वर्ल्ड जो है दो बड़े ब्लॉक्स में डिवाइडेड था, एक्सेप्शनली यूरोप। तो वहां पे जो है एक था यूएसए और दूसरी तरफ था यूएसएसआर। जो यूएसए जो है वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था, और जबकि यूएसएसआर जो था वो कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता था। आईआर ड्यूरिंग दिस इरा फोकस ऑन पावर पॉलिटिक्स, डेटरेंस, न्यूक्लियर स्ट्रेटजी, अलायंसेस, और नाटो और वार्सा दो इंपॉर्टेंट ब्लॉक थी। और डीकोलोनाइजेशन आल्सो एक्सपेंडेड आईआर स्कोप बाय ब्रिंगिंग न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट्स। और इसी पीरियड में जो है डीकोलोनाइजेशन भी होता है, मतलब जो कॉलोनियल कंट्रीज थी जैसे ब्रिटिश हो गया, फ्रांस हो गया, इनके अंडर काफी सारी कंट्रीज थी, जो नेशंस थे वो इनके अंडर आते थे, जिनका इनके ऊपर इनका डोमिनेशन था वहां पे, तो ये इनकी कॉलोनियल कंट्रीज थे। तो ये डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस यहाँ से इसी पीरियड में स्टार्ट होती है, और काफी सारे जो नई कंट्रीज है वो आजाद होती हैं, तो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिन्हें कहा जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है वो भी इसी पीरियड में चलाई जाती है, बिकेम यूनिक। आगे हम नॉन अलाइनमेंट को भी डिटेल में कवर करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच रिफ्लेक्ट द पोस्ट कोल्ड वार एवोल्यूशंस ऑफ आईआर? पोस्ट कोल्ड वार का कोल्ड वार में कौन सी अप्रोच जो है डोमिनेट करती है उस पीरियड में? चलिए बताइए। तो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर आई थिंक सी जो है वो सही है, ग्लोबलाइजेशन ट्रांसनेशनलिज्म जो है पोस्ट कोल्ड वार अप्रोचेस मोस्टली मानी जाती है। आफ्टर 1991 एआईआर शिफ्टेड फ्रॉम कोल्ड वार सिक्योरिटी सेंट्रिक फोकस न्यू ग्लोबल इश्यूज जहां पे आते हैं, जैसे टेररिज्म हो गया, इन्वायरमेंटल इश्यूज आ गए, फिर उसके बाद साइबर सिक्योरिटी आ गया, मतलब काफी सारे नए जो टॉपिक्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस हो गया, कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन हो गया, उसके बाद एमएनसीज हो गया, मल्टीनेशनल कंपनीज हो गया, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, टेरर नेटवर्क जिसको टेररिज्म मैंने अभी बताया, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट इश्यूज जैसे वो जो ज्यादा इंपॉर्टेंस ले लेते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म एंड क्रिटिकल थ्योरीज का जो है डेवलपमेंट होता है। कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं कि वर्ल्ड सिस्टम इज वर्ल्ड स्टेट्स मेक्स ऑफ इट, जिस तरीके की स्टेट्स होगी, स्टेट में कल्चर होगा, उसी तरीके से वर्ल्ड सिस्टम भी होंगे। तो ये काफी वर्ल्ड सिस्टम होगा, इसी तरीके ये क्रिटिकल थ्योरीज यहाँ पे डेवलप होती है, जैसे फेमिनिज्म हो गया, मतलब जो पैट्रियार्की को क्रिटिसाइज करती है, क्रिटिकल नेचर होती है। तो उसी के साथ साथ जो मॉडर्निज्म है उसको क्रिटिसाइज किया जाता है बाय पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म एक क्रिटिकल थ्योरीज में आता है। इसके साथ साथ ये जो नई जो है थ्योरीज यहाँ पे डेवलप होती हैं, और उसके साथ साथ अप्रोचेस ऑफ रियलिज्म एंड न्यू रियलिज्म, जिन्होंने जो क्वेश्चंस करते हैं रियलिज्म और न्यू रियलिज्म जैसी थ्योरीज को। चलिए 12 को देखिए, मैच द फॉलोइंग है, आपको कुछ इवेंट्स और कुछ ट्रीटीज जहां पे देखिए उनको आपको मैच करना है उनके की फीचर्स और पीरियड के साथ। प्री वेस्टफेलिया इरा आपको पता ही है, वेस्टफेलिया इरा, उसके बाद इंटर वार पीरियड, पोस्ट 1945 कोल्ड वार इरा एंड पोस्ट कोल्ड वार इरा। तो चलिए देखिए बताइए। देखिए वेस्टफेलिया इरा आपने अभी पढ़ा है जहां पे सॉवरेनिटी की बात होती है, तो मतलब थर्ड जो है सही रहने वाला, सॉवरेन स्टेट सिस्टम, नॉन इंटरफेरेंस जो बी का जो है रहने वाला 3, बी का क्या रहने वाला 3। तो देखिए कौन सा, अगर मेरे को एक भी पता तो यहाँ पे क्वेश्चन निकल रहा है आराम से, इसको मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है सही रहने वाला है। प्री वेस्टफेलिया इरा मतलब सिटी स्टेट्स एम्पायर्स पॉपल अथॉरिटी वहां पे थी, ठीक है, उसको चैलेंज करके बाद में जो है सॉवरेन नेशंस का कंसेप्ट यहाँ पे डेवलप होता है। उसके बाद इंटर वार पीरियड 1900 वहां पे आइडियलिज्म अप्रोच का जन्म होता है और लीग ऑफ नेशन जैसी इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश किया जाता है।
उसके बाद पोस्ट जो 1945 कोल्ड वार पीरियड है, उसमें क्या होता है, बाइपोलैरिटी होती है, मतलब यूएसए से और यूएसएसआर में जो वर्ल्ड डिवाइड होता है, न्यूक्लियर डेटरेंस नैम जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का स्टेब्लिशमेंट होता है, और पोस्ट कोल्ड वार इरा जो है वहां पे ग्लोबलाइजेशन, नॉन स्टेट ट्रांसनेशनल इश्यूज जो है वो सामने आते हैं। तो ये था वर्ल्ड पे इंटरनेशनल रिलेशंस पे जब आप पढ़ोगे तो 1648 से लेकर देखिए हमने वर्ल्ड को जो है टिल डेट तक कवर कर लिया कि कौन कौन से पीरियड में क्या क्या डोमिनेंस था, किस किस बात के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता था, कौन कौन सा की फीचर्स था उस पीरियड्स का, ये हमने मोटा मोटा देख लिया। तो ये अगर आप ये इसका भी आइडिया रहेगा तो आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में अपने गेस वर्क से भी क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। जब आपको उस टाइम पीरियड, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में, कुछ इवेंट्स के बारे में पता है तो आप एक कनेक्शन बिठा सकते हैं, तो क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही रहने वाला। चलिए मैच द फॉलोइंग है, आगे भी बताइए। Thucydides, Woodrow Wilson, Hans Morgenthau, Kenneth Waltage एंड अलेक्जेंडर वैंडेड, ये उनकी कंट्रीब्यूशन या फिर उनके बारे में आपको बताना है। वुड्रो विल्सन आइडियलिज्म के साथ बिलोंग करते हैं, जिन्होंने 14 पॉइंट और लीग ऑफ नेशन का कंसेप्ट दिया, और थ्यूसाइडिस जो है वो रियलिज्म इन एंटीक्विटी, हिस्ट्री ऑफ फेलोनिशियन वार्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसके बाद हंस जे मार्गेंथ्यू जो है हमारे, वो क्लासिकल रियलिज्म के साथ बिलोंग करते हैं, और उनकी जो किताब है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस फॉर एंड पीस, वो भी लिखी जाती है। और उसके बाद केंथ वॉल्टेज जो है वो न्यू रियलिज्म के साथ फोकस करते हैं, न्यू रियलिज्म आइडियोलॉजी के साथ बिलोंग करते हैं, और जिन्होंने थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देते हैं। और अलेक्जेंडर वेंडिट जो है वो कंस्ट्रक्टिविज्म आइडियोलॉजी अप्रोच के साथ बिलोंग करते हैं, और जिन्होंने कहा है कि एनार्की व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट, एनार्की क्या, अराजकता क्या है जो स्टेट्स के द्वारा बनाई जाती है, मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच के साथ बिलोंग करते हैं। कौन से, अलेक्जेंडर वेंडिट। देखिए इंपॉर्टेंट थिंकर, उनके जो किस थ्योरी अप्रोच के साथ बिलोंग करते हैं ये भी हमने देख लिया, और उनके की इंपॉर्टेंट वर्क्स को भी हमने एक ही स्लाइड में यहाँ पे कवर कर लिया। तो राइट आंसर क्या रहने वाला, ए का 5। तो इसी तरीके से अगर आपको एक भी मालूम है तो इस ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही रहने वाला। तो राइट आंसर क्या रहने का, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही है। देखिए एक क्वेश्चन में कितना हमने इंफॉर्मेशन को कवर कर लिया। तो इस तरीके से जब आप अपने नोट्स को जो आपने प्रिपेयर करके रखे हैं तो आप उनको जो देखोगे तो आप ये बात यहाँ पे आप देखने को मिलेगी कि आपने जो 100 एमसीक्यूज किए हैं इसमें आपने पूरे सिलेबस को कवर कर लिया जो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए पढ़ने को जाओगे तो इनके ऊपर काफी सारा बुक्स आपको मिल जाएंगे, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो यहीं पे इंक्लूड किया गया। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ क्योंकि जो जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने एमसीक्यूज में यहाँ पर कोशिश किया या फिर उसके एक्सप्लेनेशन में उसको कवर किया गया। चलिए 14 को देखिए। द सेकेंड ग्रेट डिबेट इन इंटरनेशनल रिलेशंस वाज प्राइमरली बिटवीन, जो सेकेंड ग्रेट डिबेट है वो किस किस के बीच में हो रही है और कौन से पीरियड में हुई है ये मुझे बताइए। चलिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 14 का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी जो वो सही है, ट्रेडिशनलिस्ट वर्सेस बिहेवियरलिस्ट। ये सेकंड ग्रेड डिबेट है। और आइए देखते हैं ये 1999 से लेकर जो फर्स्ट ग्रेड डिबेट होती है 39 तक चलती है, जो आइडियलिस्ट और रियलिस्ट के बीच में होती है। आइडियलिस्ट जो मानते हैं कि वर्ल्ड में जो है पीस को एस्टेब्लिश किया जा सकता है थ्रू इंस्टीट्यूशन, थ्रू कॉपरेशन। रियलिस्ट कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर अप्रोच को बोलते हैं कि जो हमेशा जो है पहले वो ह्यूमन नेचर के ऊपर फोकस करते हैं, बाद में वो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर्स के ऊपर फोकस करते हैं, और कहते हैं कि ह्यूमन नेचर जो है हमेशा सेल्फिश इन नेचर होती है, और जो है हम कन्फ्लिक्ट्स को इनअवॉइडेबल है, वो होने हैं, ठीक है, इसलिए हमें बैलेंस ऑफ पावर, हम किसी दूसरे पे विश्वास नहीं कर सकते। तो यहाँ पे रियलिज्म इस तरीके के कुछ विचार रखते हैं। सेकंड डिबेट जो है वो 1950-60s में आती है जब बिहेवियरलिज्म का जन्म होता है, और ट्रेडिशनलिस्ट कहते हैं, ट्रेडिशनलिस्ट थिंकर जो है वो हिस्टोरिकल, लीगल, फिलोसॉफिकल अप्रोच को फॉलो करते हैं, जिसमें जिनको लीड करते हैं कौन, हैडले बुल। और बिहेवियरिस्ट जो अप्रोच है वो साइंटिफिक, एम्पिरिकल और मॉडल बेस्ड जो बेस्ड होती है, और जिसके लीड करते हैं मॉर्टन कैप्लन। ट्रेडिशनलिस्ट के साथ कौन से, हैडले बुल, और बिहेवियरलिज्म के या फिर बिहेवियरिस्ट जो डिबेट है वो उसमें कौन से इंपॉर्टेंट थिंकर है, मॉर्टन कैप्लन। चलिए
इट क्वेश्चन शुड IR बी नॉर्मेटिव, हिस्टोरिकल और साइंटिफिक। यहाँ पे इस बात को डिस्कस किया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढा जाता है। दोनों के दोनों अपने अपने पर्सपेक्टिव से इसको आंसर देते हैं। क्या जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो नॉर्मेटिव या फिर हिस्टोरिकल बेस्ड है, क्या नाम्स के ऊपर है बेसिस है, या फिर साइंटिफिक और क्वांटिटेटिव इन नेचर है। इस क्वेश्चन का जो आंसर यहाँ पे ढूंढा जाता है। चलिए 15 को देखिए। मार्टिन कैप्लन्स मेजर कंट्रीब्यूशन टू द साइंटिफिक अप्रोच इन IR वाज। चलिए मार्टिन कैप्लन का जो मेजर कंट्रीब्यूशन क्या रहा है साइंटिफिक अप्रोच में, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो सही है, सिस्टम थ्योरी एंड मॉडल बिल्डिंग जो है उनका एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। मार्टिन कैप्लन 1960 में अप्लाई करते हैं सिस्टम थ्योरी टू IR में इसको इंप्लीमेंट करते हैं। पहले जो है जो नेशनल लेवल जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है। और इनके इंपॉर्टेंट थिंकर कौन से, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हिज साइंटिफिक बिहेवियरिस्ट अप्रोच एम्फसाइज टेस्टेबल हाइपोथेसिस एंड मॉडल रेदर देन नॉर्मेटिव जजमेंट। चलिए 16 को देखिए। Which of the following book is directly associated with the Martin Kaplan's scientific approach to IR? कौन सी किताब जो है वो मार्टिन कैप्लन के द्वारा लिखी जाती है जो साइंटिफिक अप्रोच को के साथ एसोसिएटेड है? राइट आंसर रहने वाला 16 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। मार्टिन कैप्लन 1957 में जो है सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किताब को लिखते हैं और इसको पब्लिश कराते हैं। सिस्टम थ्योरी जहाँ पे डिस्कस करते हैं IR में, और यहाँ पे 6 मॉडल ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम्स को यहाँ पे डेवलप करते हैं, जिसमें बैलेंस ऑफ पावर, लूज बाइपोलर, टाइट बाइपोलर, यूनिवर्सल, हायरार्किकल एंड यूनिट वीटो। क्या क्या है, क्या इन मॉडल्स में कवर है, ये हम नेक्स्ट MCQs में डिस्कस करेंगे। अभी हम आगे प्रोसीड करते हैं। सिर्फ आप याद रखिए जो मार्टिन कैप्लन के द्वारा 6 मॉडल ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम भी दिए गए, जिसमें बैलेंस ऑफ पावर, लूज बाइपोलर, टाइट बाइपोलर, यूनिवर्सल, हायरार्किकल एंड यूनिट वीटो सिस्टम, जो अपनी किताब सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल सिस्टम पॉलिटिक्स में डिस्कस करते हैं। चलिए 17 को देखिए। द आइडियलिस्ट अप्रोच इन इंटरनेशनल रिलेशन इज ऑफन कॉल्ड। जो आइडियलिस्ट अप्रोच है उसको किस और टर्म से हम जाना जाता है, किस और टर्म से जाना जाता है, और क्या कहते हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो सही है, नॉर्मेटिव और यूटोपियन अप्रोच भी इसको कहा जाता है, आइडियलिस्ट अप्रोच को। आइडियलिज्म जो 1999 से लेकर 1939 तक जो है डोमिनेट करता है, ये अप्रोच एम्फसाइज लॉ, मोरालिटी, इंटरनेशनल, किसके ऊपर? लॉ, मतलब कानून के द्वारा जो है, वर्ल्ड लेवल पे कानून के द्वारा जो है हम सभी राज्यों की जो सॉवरेनिटी है उसको सुनिश्चित कर सकते हैं और वर्ल्ड में पीस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके साथ साथ मोरालिटी होनी चाहिए, मतलब दूसरों के प्रति जो हमारे नैतिक कर्तव्य हैं उनको भी एक स्टेट को फॉलो करना चाहिए, तभी वर्ल्ड में पीस लाया जा सकता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए, जैसे लीग ऑफ नेशंस का इनके अंदर जो है एस्टेब्लिशमेंट होता है, और पीस प्रोजेक्ट्स, इन चीजों पर फोकस होता है किसका? आइडियलिज्म का। बिलीव इन कलेक्टिव सिक्योरिटी, और इसी कलेक्टिव सिक्योरिटी को, मतलब कलेक्टिव सिक्योरिटी में क्या होगा, अगर किसी एक कंट्री को थ्रेट है किसी दूसरे से, तो वो सभी कंट्रीज जो है एक साथ मिलकर जो है, जो कंट्रीज उस कंट्री को थ्रेट कर रही है उसके अगेंस्ट खड़े होना, मतलब एक दूसरे की जो सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना मिलकर, वो कॉपरेशन को यहाँ पे करना, कंपटीशन नहीं होना चाहिए। जबकि आप बैलेंस ऑफ पावर में देखोगे कंपटीशन होगा वहां पे, लीग ऑफ नेशन को इसके अंदर एस्टेब्लिश किया जाता है। चलिए 18 को देखिए। हु अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द रियलिस्ट ट्रेडिशन इन IR? कौन से थिंकर जो है रियलिस्ट अप्रोच या फिर ट्रेडिशंस के साथ बिलोंग करते हैं? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। EH कार जो है वो एक इंपॉर्टेंट रियलिस्ट थिंकर है। विल्सन जो एक आइडियलिस्ट थिंकर है, अभी हमने पढ़ा, जिन्होंने 14 पॉइंट और लीग ऑफ नेशंस जैसे कॉन्सेप्ट्स को दिया। कांत जो वो भी एक आइडियलिस्ट थिंकर है, और जिन्होंने परपेचुअल पीस और डेमोक्रेटिक पीस आइडियाज दिए। उसके बाद जो है कोबडेन जो है वो आइडियलिस्ट थिंकर थे और फ्री ट्रेड लिबरल पीस थ्योरी को सामने लेके आते हैं। और उसके बाद जो EH कार जो है वो किसके क्रिटिक हैं? किसके? आइडियलिज्म के। वो रियलिस्ट थिंकर थे
जिन्होंने किताब लिखी है द 20 इयर्स क्राइसिस, जहां पे वो कहते हैं, जहां पे वो फोकस करते हैं पावर पॉलिटिक्स को ऊपर एंड सेल्फ इंटरेस्टेड डोमिनेट हायर। वो मानते हैं कि जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो डोमिनेट करता है, एक डोमिनेट पॉइंट है किसमें, इंटरनेशनल रिलेशंस में। चलिए 19 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली पेयर्स आइडियलिस्ट थिंकर्स विद देयर कंट्रीब्यूशंस। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वहां पे आइडियलिस्ट थिंकर का जो को उसकी कंट्रीब्यूशंस के साथ सही से मैच किया गया। चलिए बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। 19 का आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। वुड्रो विल्सन जो है वो, जिन्होंने 14 पॉइंट्स दिए नॉर्मन एंजल द ग्रेट इल्यूजन, ये जो है सही है, बाकी गलत है। क्यों गलत है? देखिए हंस मार्गेन क्यों एक रियलिस्ट थिंकर है, आपको पूछा क्या गया, आइडियलिस्ट थिंकर। उसके बाद ईएच कार एक क्या है रियलिस्ट थिंकर। केंथ वाल्टेज जो वो क्या है, वो भी एक रियलिस्ट थिंकर है, और जो न्यू रियलिज्म के साथ बिलोंग करते हैं, जो स्ट्रक्चर्स को ज्यादा फोकस करते हैं, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बिल्कुल उनके साथ है। मैकियावेली जिन्होंने द प्रिंस लिखी है, ये भी एक रियलिस्ट थिंकर है। थ्यूसाइडिस, फिलोसोफर, हॉब्स, ये सभी जो है वो रियलिस्ट थिंकर है। और वुड्रो विल्सन जो है एक क्या है हमारे, विल्सन जो जिनको फादर ऑफ आइडियलिज्म कहा जाता है, और 14 पॉइंट जो है लीग ऑफ नेशन उनके द्वारा दिया। नॉर्मन एंजल जो 1999 में जो है ग्रेट इल्यूजन अपनी किताब देते हैं, जहां पे कहते हैं वार इज इरेशनल इन एन इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड। आज के जो इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड में वार जो है एक इल्यूजन, एक धोखा है। वार से किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, चाहे वो विनर है चाहे वो लूजर है, दोनों का ही नुकसान होने वाला है। अल्टीमेटली किसी को कुछ नहीं मिला। अगर वो जीत रहा है तो वो उसके बदले में कुछ पे करके वो उसने वो जीत हासिल की है, तो अल्टीमेटली उसने कुछ हासिल नहीं किया। वो काफी ज्यादा पीछे चली जाती है कंट्री जो वार में इंडल्ज होती है। तो कहने का मतलब वार द ग्रेट इल्यूजन वाल में, मतलब एक बड़ा धोखा जो मतलब कह सकते हैं, वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। धोखा क्या है, इल्यूजन हमारा भ्रम भ्रम क्या है कि वार जो है एक इरेशनल है इन एन इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड। आज के जो इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड में वार को जीतना या हारना दोनों एक ही बराबर है। अदर ऑप्शंस पेयर रियलिस्ट नॉट आइडियलिस्ट। चलिए 20 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ ग्राम एलिसन्स मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग। आपको बताना है कि ग्राम एलिसन मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग, जिनको ग्राम एलिसन के द्वारा जो है मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग दिए गए, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। चलिए बताइए, क्या ऑप्शन सही रहने वाला। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। बैलेंस ऑफ पावर मॉडल जो है ग्राम्स एलिसन के द्वारा नहीं दिया गया। बाकी जो तीनों कॉन्सेप्ट है, तीनों मॉडल जो है उनके द्वारा कौन कौन सा मॉडल दिया गया, रैशनल एक्टर मॉडल। यहाँ पे वो कंसीडर करते हैं स्टेट जो है एक रैशनल एक्टर है, यूनिटरी एक्टर है टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी, जहाँ पे स्टेट खुद से जो एक रैशनल है और सभी डिसीजंस लिए जा रहे हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस मॉडल, यहाँ पे माना जाता है कि डिसीजन जो है वो स्टेट से निकल कर नहीं, आउटपुट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, जो पहले से स्टैंडर्ड्स तय किए गए वहां से जो डिसीजंस निकल रहे हैं, उसी को देखते हुए, उसी प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं। जो रैशनल एक्टर मॉडल है वो कहता है कि स्टेट जो है वो तुरंत से वो अपने से जो रैशनली अपना जो भी तर्क से वो डिसीजंस लिए जाते हैं उसके द्वारा। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस मॉडल में कहा जाता है कि जो प्री स्टैंडर्ड्स है, प्रोसीजर्स जो सेट किए गए हैं, उसी को देखते हुए डिसीजंस लिए जाते हैं। और गवर्नमेंटल पॉलिटिकल मॉडल में कहते हैं कि जो डिसीजंस है वो किसका रिजल्ट है, बार्गेनिंग पावर स्ट्रगल्स एंड कॉम्प्रोमाइज अमंग पॉलिसी मेकर। जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो उनके बीच में जो बार्गेनिंग होती है उसके बाद जो है डिसीजंस लिए जाते हैं। चल, बैलेंस ऑफ पावर जो है एक स्ट्रक्चरल कंसेप्ट है, ना कि एक डिसीजन मेकिंग मॉडल है। चल 21 को देखिए, विच सिनेरियो बेस्ट इलस्ट्रेट्स अ प्रिजन डायलेमा इन गेम थ्योरी। गेम थ्योरी में प्रिजन डायलेमा को कौन सा इनमें से इलस्ट्रेट करता है, मतलब एग्जांपल है उसकी, मान के चलिए उसको दर्शाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। टू स्टेट्स एस्केलेट्स आर्म्स डिस्पाइट म्यूचुअल प्रेफरेंस फॉर पीस।
प्रेजेंट डायलेमा एक सिचुएशन है, ईच एक्टर परस्यू सेल्फ इंटरेस्ट, जो अपने इंटरेस्ट को पूरा करना चाहता है, वर्स आउटकम फॉर बोथ, दोनों के लिए वर्स आउटकम रहने वाला है। आर्म रेस जैसे एग्जांपल के तौर पर समझ रहे हैं, कोल्ड वार के टाइम पे बोथ वांट सिक्योरिटी, बोथ स्पेंड हेविली एंड म्यूचुअली वर्स ऑफ, शोज टेंशन बिटवीन इंडिविजुअल रैशनैलिटी एंड कलेक्टिव बेनिफिट्स। चल 22 को देखिए, अकॉर्डिंग टू केंथ वोल्टेज न्यू रियलिज्म द प्राइमरी कॉज ऑफ कंफ्लिक्ट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज। देखिए बताइए, केंथ वोल्टेज के मुताबिक जो न्यू रियलिज्म के साथ बिलोंग करते हैं, जो प्राइमरी कॉज है किसका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, एनार्की ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम, जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में जो अराजकता है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज है, वही कारण है किसका, कॉज ऑफ कंफ्लिक्ट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ह्यूमन नेचर, ह्यूमन सेल्फिशनेस एंड एम्बिशंस, तो ये भी रियलिज्म के द्वारा, ये रियलिस्ट थिंकर के द्वारा कंसीडर किया जाता है, हंस मार्गेंथ्यू जैसे थिंकर्स का ये स्कार के द्वारा। और केंथ वोल्टेज जो स्ट्रक्चरल रियलिज्म के साथ बिलोंग करते हैं, जिनको न्यू रियलिज्म भी कहा जाता है। क्लासिकल रियलिज्म, कंफ्लिक्ट फ्रॉम ह्यूमन नेचर, कंफ्लिक्ट जो पैदा होते हैं ह्यूमन नेचर से पैदा होते हैं, जबकि न्यू रियलिस्ट कहते हैं, वोल्टेज जो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अपनी किताब लिखते हैं, वहां पे वो डिस्कस करते हैं कि एनार्की ऑफ सिस्टम मतलब नो वर्ल्ड गवर्नमेंट, मतलब स्ट्रक्चर से डेराइव होती है कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग स्टेट्स। Key difference between realism and new realism is the level of analysis, human nature versus structure। चलिए 23 को देखिए, इन गेम थ्योरी आ जीरो सम गेम इंप्लाइज, जो गेम थ्योरी है उसमें जो जीरो सम गेम है वो क्या है? चलिए बताइए, जीरो सम गेम, शून्य रहने वाला यहाँ पे इस गेम में, तो शून्य क्यों रहने वाला? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, वन प्लेयर गेन इज एक्जैक्टली अनदर लूज, जो एक गेन कर रहा है उतना ही दूसरा जो है लूज कर रहा है, तो अल्टीमेटली जो है सम जो है जीरो रहने वाला है। कॉमन इन रियलिस्ट हायर सिनेरियो, टेरिटोरियल डिस्प्यूट या वार हो रही है, मतलब क्या मान के चलिए एक डिस्प्यूट है दो कंट्रीज के बीच में, उनके बीच में लड़ाई होती है और एक ने एक मतलब जमीन को छीन लिया, अल्टीमेटली जो जमीन है वो तो उतनी ही रहने वाली है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली। ये एग्जांपल है। कंट्रास्ट विद नॉन जीरो सम गेम, एक नॉन जीरो सम गेम होती है वेयर कॉर्पोरेशन होता है एंड कैन इंक्रीज कलेक्टिव गेन, जहां पे दोनों का फायदा होता है। 24 को देखिए, मैच द फॉलोइंग है, आप मैच कीजिए, और अजम्पशन जैसे रियलिज्म और आइडियलिज्म, कोड की अजम्पशंस के साथ मैच करना। आइडियलिज्म, क्लासिकल रियलिज्म, न्यू रियलिज्म, लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। देखिए, एक अप्रोच को ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो उसके की फीचर्स क्या हैं, वो हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे, उस अप्रोच के इंपॉर्टेंट थिंकर कौन से हैं वो भी हम कवर कर रहे हैं, और उन थिंकर्स के द्वारा जो लिखी की किताबें हैं वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम के लिए। तो जब हम ये सब कुछ अपने मैराथन्स में कवर कर रहे हैं, तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि क्वेश्चंस यहीं से फ्रेम होंगे। आइडियलिज्म, चलिए बताइए, मॉरलिटी, लॉ, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशंस कैन एंश्योर पीस, ये तो सही है। उसके बाद क्लासिकल रियलिज्म, ह्यूमन नेचर, वो ह्यूमन नेचर को फोकस करते हैं, सेल्फिश, कन्फ्लिक्ट, इनएविटेबल, कन्फ्लिक्ट जो इनएविटेबल है, हम किसी की दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। न्यू रियलिज्म, केंथ वोल्टेज जो स्ट्रक्चरलिज्म को फॉलो, स्ट्रक्चर्स ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम डिटरमाइन स्टेट बिहेवियर। उसके बाद लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, जिनको न्यू लिबरलिज्म भी कहा जाता है, क्योनी एन्ना जोसेफ नए, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का वो कंसेप्ट लेके आते हैं, और इंस्टीट्यूशन रिड्यूस कंफ्लिक्ट, वो मानते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस है ये कंफ्लिक्ट्स को रिड्यूस करते हैं। तो राइट आंसर क्या रहने वाला, ए का 2, ऑप्शन नंबर ए ही जो सही रहने वाला है। ठीक, चल ये देख लीजिए, आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए आप, ठीक है। चलिए 25 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलिस्ट्रेट अ नॉन जीरो सम गेम। पहले हमने जीरो सम गेम को पढ़ा, अब हमने नॉन जीरो सम गेम को पढ़ लेते हैं। चलिए बताइए, अब ये आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन जो हो रही है ना, वेयर कॉर्पोरेशन बेनिफिट्स ऑल।
देखिए मान के चलिए अपने क्लाइमेट चेंज के प्रति जो नेगोशिएशन या फिर एग्रीमेंट ट्रीटीज हो रही है, वहां पे डिसाइड किया जाता है कि कौन सी कंट्री, एक कॉपरेशन के थ्रू जो है डिसाइड किया जाता है कि कौन सी कंट्रीज कितना रिड्यूस करेगी एमिशंस। तो उससे क्या हो रहा है कि सभी का फायदा हो रहा है, अल्टीमेटली पोल्यूशन हर जगह कम हो रहा है। तो जब कम होगा तो सभी की जो क्लीन इन्वायरमेंट लोगों को मिलेगा, तो फिर वहां पे हर एक कंट्री का जो भी कंट्रीज है जो पार्टिसिपेटेड है उसको उनका फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों का फायदा होने वाला है। यहाँ पे कॉपरेशन के थ्रू हो रहा है, तो नॉन जीरो सम ये गेम होती है, म्यूचुअल गेम्स होता है। जैसे पेरिस एग्रीमेंट होगा, कॉपरेशन रिड्यूस ग्लोबल एमिशंस बेनिफिट्स ऑल स्टेट्स। कंट्रास्ट विद जीरो जीरो गेम गेन ऑफ वन, एक तो गेन कर रहा है दूसरा लूज कर रहा है, तो अल्टीमेटली जो सम्स जीरो रहने वाला। चलिए 26 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द एप्लीकेशन ऑफ कम्युनिकेशन थ्योरी इन आईआर। कम्युनिकेशन थ्योरी के साथ इनमें से कौन से बिलोंग करते हैं थिंकर? चलिए, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, कार्ल ड्यूस जो है वो इसके साथ बिलोंग करते हैं, और उन्होंने कम्युनिकेशन थ्योरी में जो है वो पायनियर माने जाते हैं किसके, साइबरनेटिक एंड कम्युनिकेशन अप्रोच के साथ, जो 1950 और 60s में डेवलप होती है, जहां पे जिसका फोकस रहता है इंफॉर्मेशन फ्लो, कैसे इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है वर्ल्ड सिनेरियो में, वर्ल्ड सिस्टम में, एंड इंटीग्रेशन कैसे हो रही है, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कैसे आ रही है, उसके साथ कैसे रिलेशंस बिल्ड कर रही है, एंड फीडबैक उस कम्युनिकेशन जो हो रही है उसका फीडबैक मैकेनिज्म उसको भी यहाँ पे समझा जाता है बिटवीन स्टेट्स। बिलीव दैट रिलायबल कम्युनिकेशन रिड्यूस अनसर्टेनिटी एंड कंफ्लिक्ट, जो रिलायबल है, जहां पे अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर कम्युनिकेट हो रही है, कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो रही है, जिसमें क्या होगा कि इंफॉर्मेशन क्लियरली जो है डिलीवर की जा रही है और अंडरस्टैंडेबल है, तो वहां पे जो है अनसर्टेनिटी और कंफ्लिक्ट्स को रिड्यूस किया जा सकता है। कंट्रास्ट विद वोल्टेज स्ट्रक्चरलिज्म, जो वोल्टेज थे वो स्ट्रक्चरलिज्म को फोकस करते हैं, फोकस्ड ऑन एनार्की पावर डिस्ट्रीब्यूशन को फोकस करते हैं। चलिए 27 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली पेयर एन आइडियलिस्ट थिंकर विद देयर मेजर कंट्रीब्यूशंस। आइडियलिस्ट थिंकर को आपने उसकी उनकी मेजर कंट्रीब्यूशंस के साथ मैच करना है, कौन सा सही है इनमें से? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो सही है, नॉर्मन एंजल जो है ग्रेट इल्यूजन, जहां पे कहते हैं वार इज इरेशनल, ठीक है, तो वो सही है। बाकी वुड्रो विल्सन तो आपको बताइए 14 पॉइंट लेके आते हैं, ईएच कार्ड 20 इयर्स ऑफ क्राइसिस, और हंस मार्गेंथ्यू जो है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस किताब को लिखते हैं। ठीक, ये आप आराम से पढ़ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये थिंकर्स। चलिए 28 को देखिए, विच थिंकर डिफाइंड नेशनल इंटरेस्ट एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी एंड एम्फेसाइज इट्स सेंट्रलिटी इन रियलिज्म। कौन से थिंकर जो है वो नेशनल इंटरेस्ट को द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी के टर्म पे डिस्क्राइब करते हैं, डिफाइन करते हैं, एंड एम्फेसाइज इट्स सेंट्रलिटी इन रियलिज्म, जो रियलिज्म के साथ बिलोंग करते हैं की थिंकर्स है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो सही है, हंस मार्गेंथ्यू जो है वो रियलिज्म के काफी बड़े सपोर्टर हैं, जो डिफाइन करते हैं नेशनल इंटरेस्ट एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी, जो पावर को एज अ मींस टू अचीव नेशनल इंटरेस्ट, पावर ही जो एक मींस है जो नेशनल इंटरेस्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करवाता है। बाकी विल्सन जो है, एंजल जो है वो आइडियलिस्ट थिंकर है, फोकस ऑन मॉरलिटी, लॉ, कलेक्टिव सिक्योरिटी, नॉन प्योरली पावर बेस्ड नेशनल इंटरेस्ट। तो ये आंसर सामने आ चुका है, तो आप मुझे बताइए। देखिए वुड्रो विल्सन जो है वो 29 में मैच द फॉलोइंग था, तो यहाँ पे आइए देखते हैं वुड्रो विल्सन, ये अभी हमने अब पढ़ चुके हैं काफी बार। तो यहाँ पे क्या है, 14 पॉइंट्स, लीग ऑफ नेशंस, नॉर्मन एंजल ग्रेट इल्यूजन बार, हंस जे मार्गेंथ्यू पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म को डिस्कस करते हैं, ईएच कार जो है वो 20 ईयर क्राइसिस, जहाँ पे कार्ल आइडियलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं, और वो इसको यूटोपियन कंसिडर करते हैं, और साथ ही साथ जो नॉर्मन एंजल है ना, वो वार को क्या कहते हैं, वार इज इल्यूजन।
30 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस करेक्टली आइडेंटिफाइज टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एलिमेंट्स ऑफ पावर, नेशनल पावर। आपको टेंजिबल और इनटेंजिबल जो आपके सिलेबस में टॉपिक है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि टेंजिबल और इनटेंजिबल एलिमेंट्स कौन कौन से नेशनल पावर के। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। टेंजिबल कौन कौन से हो गए? मिलिट्री स्ट्रेंथ, नेशनल रिसोर्सेज, पॉपुलेशन। और इनटेंजिबल कौन कौन से रहने वाले? नेशनल मोरल, डिप्लोमेसी और कल्चर। तो कैसे पता करें कि कौन सा टेंजिबल है कौन सा टेंजिबल है? तो टेंजिबल में आ गया जो मिजरेबल है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। मटेरियल रिसोर्स एज स्टेट कैन मोबिलाइज, जिसको स्टेट मोबिलाइज कर सकती है, जैसे मिलिट्री स्ट्रेंथ हो गया, इकोनॉमिक कैपेसिटी हो गया, नेशनल रिसोर्सेज हो गया, पॉपुलेशन हो गया, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जियोग्राफिकल लोकेशन हो गया। दूसरी तरफ जो इनटेंजिबल है वो लेस क्वांटिफाइबल है, वो या तो बिल्कुल क्वांटिफाइबल नहीं है या फिर कम क्वांटिफाइबल है। और इन्फ्लुएंस पावर इनडायरेक्टली, जो पावर को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे नेशनल मोरल, पब्लिक ओपिनियन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, डिप्लोमेसी, आइडियोलॉजी, कल्चर, लीडरशिप, हिस्टोरिकल प्रेस्टीज। और याद रखने के लिए टेंजिबल जो है वो मेजरेबल है, इनटेंजिबल जो है परपेचुअल है, साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, मतलब उनका इन्फ्लुएंस इनडायरेक्टली होता है। Which of the following is correctly matched with neoliberal institutionalism? Neoliberal institutionalism के साथ क्या सही है आपको बताना है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। रॉबर्ट कोएनी आफ्टर हेजमोनी जो है वो सही है, जहां पे ऑपरेशन अंडर एनार्की थ्रू इंस्टीट्यूशन, मतलब जो वर्ल्ड लेवल पे जो एनार्की है वहां पे कॉपरेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए वो इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जो हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। रॉबर्ट कोहेनी, जिन्होंने इंस्टीट्यूशन रिजीम रूल्स एलोज कॉपरेशंस। जोसेफ नाई जो पावर एंड इंटरडिपेंडेंस का कंसेप्ट लेके आते हैं, जो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का कंसेप्ट देते हैं, वो सॉफ्ट पावर में विश्वास रखते हैं। पावर दो तरह की होती है, सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर। सॉफ्ट पावर जो है कल्चरल या फिर साइकोलॉजिकल नेचर होती है, जबकि हार्ड पावर जैसे मिलिट्री हो गया, स्ट्रेंथ, इकोनॉमी हो गया, ये सारी चीजें जो है वो हार्ड पावर में आता है। यहाँ पे क्वेश्चन का यूज होता है और साइकोलॉजी में पर्स्यूशंस का यूज। मिचेल डॉयल जो है वो लिबरल पीस थ्योरी को सामने लेके आते हैं, डेमोक्रेटिक स्टेट्स रियली फाइट। मार्गेंती जो क्लासिकल रियलिज्म के साथ बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट 32 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर एम्फेसाइज दैट बाइपोलर सिस्टम आर मोर स्टेबल देन मल्टीपोलर सिस्टम? चलिए बताइए कौन से थिंकर ने ऐसा कहा। 32 का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए जो सही है। केंथ वॉल्टेज कहते हैं कि बाइपोलर सिस्टम जो है मोर स्टेबल होता है देन मल्टीपोलर वर्ल्ड। स्ट्रक्चर रियलिस्ट, न्यू रियलिस्ट पर्सपेक्टिव, जैसे केंथ वॉल्टेज का ये कंसेप्ट है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये कंसेप्ट देते हैं और कहते हैं कि बाइपोलर सिस्टम जो है सिंपलर अलाइनमेंट होती है, वहां पे प्रिडिक्टेबल बिहेवियर होता है, अनप्रिडिक्टेबल या फिर मतलब डायनेमिक नहीं होता, मतलब कंटिन्यूसली चेंज नहीं होता, ग्रेट स्टेबिलिटी होती है। यहाँ पे मल्टीपोलर वर्ल्ड में क्या होता है, शिफ्ट होता है अलायंसेस के बीच में एंड मिस कैलकुलेशन होता है, हायर रिस्क ऑफ कन्फ्लिक्ट। यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स का काफी ज्यादा चांसेस है, मतलब एक कंट्री दूसरी अलायंसेस में बार बार शिफ्ट होती है यहाँ पे मल्टीपोलर वर्ल्ड में। तो इस वजह से जो है इनस्टेबिलिटी होती है मल्टीपोलर वर्ल्ड। 33, Martin Kaplan identifies 6 model of international system. Which of the following statements correctly describe a feature of the tight bipolar system? Tight bipolar का सिस्टम का जो फीचर है इनमें से कौन सा है बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी जो सही है। टू डोमिनेंट पावर विद स्ट्रॉन्ग अलायंसेस, स्ट्रिक्ट अलाइनमेंट, हाई टेंशन, मतलब ऑप्शन बी जो सही रहने वाला है। कहने का मतलब है जो टाइट बाइपोलर सिस्टम है वहां पे दो मेजर पावर होंगे और वहां पे स्ट्रांग अलायंसेस होंगे उन दोनों के बीच में, मतलब दो अलग अलग अलायंसेस गुट होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे वार्सा और नाटो, जैसे आप समझ सकते हो कोल्ड वार के लेटर पीरियड में यहाँ पे स्ट्रिक्ट अलाइनमेंट होगी और हाई टेंशन होगी, मतलब रिजिडिटी होगी, मतलब कंटिन्यूसली शिफ्ट नहीं होगा कंट्रीज का एक अलायंसेस से
दूसरे अलायंसेस में। तो मार्टिन कैपलर अपने सिस्टम एंड प्रोसेसेस इंटरनेशनल किताब में ये 6 मॉडल ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम देते हैं, जिसमें बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम की बात करते हैं, जहां पे मल्टी स्टेट्स होंगी, पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी और शिफ्टिंग अलायंस में शिफ्टिंग होगी। लूज बाइपोलर में क्या होगा, 2 मेजर पावर होंगी, लेकिन वहां पे क्या होगा, जो माइनर स्टेट्स होंगी इंडिपेंडेंट होंगी, वो फ्लेक्सिबल होंगी, वो मतलब एक अलायंसेस को छोड़कर दूसरे के साथ कंटिन्यूसली वो चेंज करती रहती है, वो उनका एक फिक्स नहीं होता पैटर्न। टाइट बाइपोलर सिस्टम में क्या होगा, फिक्स पैटर्न होगा, जो 2 अलायंसेस होंगे, बड़ी कंट्रीज जो होंगी या फिर 2 बड़े गुट होंगे, वहां पे जो है कंट्री जो भी जिस आइडियोलॉजी से जिस विचारधारा को सपोर्ट करने वाले होंगे उसी के साथ जुड़ जाएगी। जैसे कोल्ड वार में नेटो और वार्सा 2 आपने देखे होंगे, एक कम्युनिज्म को सपोर्ट करते थे, एक कैपिटलिज्म, 2 स्ट्रांग, और जो स्टेट्स का जो है स्टेट्स में एक रिजिडिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती अलाइनमेंट में। उसके बाद यूनिवर्सल सिस्टम में क्या देखोगे, ऑल स्टेट सबऑर्डिनेट टू सिंगल अथॉरिटी, एक सिंगल अथॉरिटी, एक सिंगल कंट्री के अंडर जो है सिंगल अथॉरिटी या अथॉरिटी के अंडर जो है सभी स्टेट जो है सबऑर्डिनेट होंगे, उसके जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करेगी, मतलब डोमिनेट करेगी वो अथॉरिटी। हायरार्किकल सिस्टम में क्या होगा, पैरामेडिकल जो पैरामिड स्ट्रक्चर होता है वहां पे डोमिनेट एंड सबऑर्डिनेट स्टेट्स, मतलब एक तो होंगे डोमिनेट स्टेट जो डोमिनेट करेंगी, दूसरा सबऑर्डिनेट जो उनको फॉलो करेंगी। तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, जो डोमिनेंट कंट्रीज है उनका नंबर घटता जाएगा, सबऑर्डिनेट का नंबर जो है नीचे आओगे तो बढ़ता जाएगा। यूनिट वीटो सिस्टम की बात करें, ऑल स्टेट्स इक्वल, वन कैन वीटो डिसीजन ऑन स्टेट, मतलब जहां पे हर एक कंट्री जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स कैरी करेगी और वहां पे वो इक्वली डिस्ट्रक्शन पावर जो है उसके पास होगी। तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशंस है। 34 को देखिए, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ क्लासिकल रियलिज्म इन आईआर, क्लासिकल रियलिज्म में फादर ऑफ क्लासिकल रियलिज्म किसे कहा जाता है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर पी जो है सही है, हंस मार्गेंत्यू को कहा जाता है। हंस मार्गेंत्यू जिन्होंने पॉलिटिक्स अमंग नेशंस किताब लिखते हैं, और यहाँ पे 6 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म, पावर इज सेंट्रलिज्म। क्लासिकल रियलिज्म एम्फेसाइज करती है ह्यूमन नेचर को लेकर, सेल्फ इंटरेस्ट एंड स्टेट सर्वाइवल को फोकस करती है, जबकि न्यू रियलिज्म जो है वो जिसके सपोर्टर है कैंथ वॉल्टे, जो स्ट्रक्चर रियलिज्म को सपोर्ट करते हैं। रॉबर्ट क्वेनी जो है न्यू लिबरलिज्म इंस्टीट्यूशनलिज्म के साथ बिलोंग करते हैं। विल्सन जो है वो वुडरो विल्सन जो है वो आइडियलिज्म के साथ बिलोंग करते हैं। चलिए 35 को देखिए, विच इंटरनेशनल सिस्टम बेस्ट डिस्क्राइब यूरोप प्रायर टू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले यूरोप किस तरीके की सिचुएशंस थी वहां पे, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, मल्टीपोलर वर्ल्ड था वहां पे, यूरोप जो है मल्टीपोलर सिस्टम था वहां पे। मल्टीपल ग्रेट पावर्स थी, जिसमें ब्रिटेन हो गया, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रशिया, ये बहुत सारी कंट्रीज जो है पावरफुल कंट्रीज थी। तो वर्ल्ड वहां पे यूरोप जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड था। फ्लूइड अलायंसेस जहां पे कंटिन्यूसली शिफ्ट हो रहा था, बैलेंस ऑफ पावर की वहां पे बात हो रही थी, हाई मिस कैलकुलेशन रिस्क था। इसी तरीके से आप इसके विपरीत अगर देखोगे कोल्ड वॉर यूरोप में, तो वहां पे क्या था, वर्ल्ड जो है सॉरी यूरोप जो था बाइपोलर वर्ल्ड में बटा हुआ था, एक तरफ यूएसएस था दूसरी तरफ यूएसएसआर था। चलिए 36 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जनरल असेंबली पावर इज मोस्ट एक्यूरेट, कौन सा इनमें से सही है जनरल असेंबली को लेकर यूनाइटेड नेशन की, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, इट कैन रिकमेंड कलेक्टिव मेजर्स इफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज डेडलॉक, अगर कोई भी सिक्योरिटी काउंसिल में डेडलॉक हो जाता है तो उसका कलेक्टिव मेजर को रिकमेंड कर सकती है, बाइंडिंग नेचर नहीं, वो रिकमेंड करेगी यहाँ, ठीक है। अंडर यूनाइटेड नेशन फॉर पीस रेजोल्यूशन 950, जनरल असेंबली कैन एक्ट इफ यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल फेल ड्यू टू वीटो, वीटो के कारण। जनरल असेंबली रेजोल्यूशंस आर रिकमेंडरी नॉट बाइंडिंग, ये रिकमेंडरी होंगे ना कि बाइंडिंग होंगे। और इसके साथ साथ जो है यूएनएससी के साथ डिफरेंस इसको अगर किया जाए तो बाइंडिंग रेजोल्यूशंस होते हैं अंडर जो कौन इशू करता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी का अंडर काउंसिल अंडर चैप्टर 7। जनरल असेंबली कैन इन्फोर्स मेजर बट कैन मोबिलाइज इंटरनेशनल ओपिनियन, इन्फोर्स तो नहीं करा सकते लेकिन मोबिलाइज करा सकते हैं इंटरनेशनल ओपिनियंस। चलिए 37 को देखिए, इन द यूनाइटेड नेशन काउंसिल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग वीटो पावर,
इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग वीटो, वीटो पावर को लेकर क्या सही है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो सही है। ओनली परमानेंट मेंबर्स, जो 5 परमानेंट मेंबर है, कैन वीटो सब्सटेंशिव मैटर। 2 तरह के मैटर होते हैं, एक सब्सटेंशिव मैटर होते हैं, एक प्रोसीजरल मैटर होते हैं। आइए देखते हैं P5 कंट्रीज, जिसमें यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना जो है, ये 5 वीटो होल्डिंग कंट्रीज है। और प्रोसीजरल वोट्स होते हैं रिक्वायर, जो प्रोसीजरल मैटर्स होते हैं वहां पे क्या होता है, 9 एफर्मेटिव वोट्स की आवश्यकता होती है, वो कोई से भी 9 हो। टोटल 15 होंगे, 9 मेंबर ऐसे होंगे जो नॉन परमानेंट होंगे, और जो 5 जो परमानेंट मेंबर होते हैं। तो 5 परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर होती है। तो प्रोसीजरल मैटर में अगर वीटो पावर का कोई रोल नहीं होता, मतलब कोई से भी 9 कंट्रीज का एफर्मेशन होना चाहिए, तभी जो है प्रोसीजरल जो रेजोल्यूशन वो पास किया जाएगा। लेकिन जो सब्सटेंशिव होगा उसमें P5 की जो अफर्मेशन है वो सभी की आवश्यकता होती है वहां पे, सभी की। जब एक भी किसी ने ना कर दिया वहां पे, तो वो मतलब रिजेक्ट हो जाता है वहां पे, कैन लीड टू सिक्योरिटी काउंसिल पैरालिसिस। सबसे ओनली सब्सटेंशिव मेटल विच यूएन ऑर्गन इज करंटली सस्पेंडेड एंड कैन बी रीएक्टिवेटेड इफ नेसेसरी। कौन सा ऑर्गन जो है वो सस्पेंड किया गया और आवश्यकता पड़ने पर उसको फिर से भी दोबारा एक्टिवेट किया जा सकता है? तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। ट्रस्टीशिप काउंसिल को जो है सस्पेंड किया गया, और ट्रस्टीशिप काउंसिल जो सुपरवाइज करती थी, वो जो भी उसके अंडर जो ट्रेडिटरीज को रखा जाता था एज अ ट्रस्ट, एंड जो डीकोलोनाइजेशन के ऊपर फोकस करती थी, वो कंट्रीज को डीकोलोनाइज कराना है। तो जब लास्ट कंट्री जो डीकोलोनाइज हो जाती है वर्ल्ड में, फैलाओ इंडिपेंडेंस जब 1994 में हो जाता है, तो इसका काम जो है, इसका मिशन जो पूरा हो जाता है, इसको इसलिए इसको सस्पेंड कर दिया जाता है। अगर इन फ्यूचर इसकी आवश्यकता पड़ती है तो इसको रीएक्टिवेट किया जा सकता है। स्टिल एग्जिस्ट फॉर्मली, कैन बी रीएक्टिवेटेड इफ न्यू ट्रस्टीशिप सिस्टम इज रिक्वायर्ड। चलिए 39 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन का इनमें से प्रिंसिपल ऑर्गन कौन सा है? नहीं है प्रिंसिपल ऑर्गन। चलिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो सही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये ऑर्गन नहीं है प्रिंसिपल ऑर्गन। बाकी जो है सिक्योरिटी काउंसिल, वर्ल्ड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड जनरल असेंबली जो है इसके प्रिंसिपल ऑर्गन हैं। आइए देखते हैं 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस के, जो 1995 में एस्टेब्लिश होती है। जनरल असेंबली, फिर सिक्योरिटी काउंसिल, उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल, देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड फाइनली सेक्रेटरीट। WHO जो है एक स्पेशलाइज एजेंसी है। 15 स्पेशलाइज एजेंसी है किसकी? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। वो भी हम आगे कवर करने वाले हैं एमसीक्यूज के थ्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज एजेंसी इज हेडक्वार्टर इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन का जो है स्पेशलाइज एजेंसी का हेडक्वार्टर है? तो राइट आंसर क्या रहने वाला? ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। उसके बाद जो अदर एजेंसीज है, जैसे यूनेस्को जो है उसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। उसके साथ साथ IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA में, और देन FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम इटली में। चलिए 41 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इज करेक्ट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के प्रति जो स्टेटमेंट कौन सी सही है, ये आपको चूज करना है। चलिए बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेम वाज फाउंडेड इन 1961 टू मेंटेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम बोथ द USA लेड वेस्टर्न ब्लॉक एंड USSR लेड ईस्टर्न ब्लॉक। मतलब USSA और USSR के जो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का जो ब्लॉक था, उससे अपने आप को दूर रखना, अपने इंडिपेंडेंस को, स्वायत्तता को बनाए रखना। क्योंकि ये न्यूली कंट्री अभी अभी तो ये इंडिपेंडेंट हो रही थी, तो इनका मोटिव था कि अपनी इंडिपेंडेंस को, अपनी सॉवरेनिटी को बचाए रखना। तो इसलिए जो है नेम का गठन होता है 1961 में।
जो बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस के अंडर एस्टेब्लिश होती है, जिसमें फाउंडिंग मेंबर थे इंडिया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट में जो नासिर थे, अब्दुल नासिर, और यूगोस्लोविया से जोसेफ ब्रोजो टीटो, और गाना से थे कामे निरुमे, एंड इंडोनेशिया से सुखरानो थे। ठीक है, ये थे कुछ फाउंडिंग मेंबर्स, 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे। ऑब्जेक्टिव था क्या था? पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी, अपनी न्यूट्रलिटी को बनाए रखना और इसके साथ साथ जो है राजनीतिक जो स्वतंत्रता था उसको बनाए रखना ड्यूरिंग द पॉलिटिकल ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर के टाइम। नॉट अ फॉर्म मिलिट्री अलायंस, ये कोई मिलिट्री अलायंस नहीं था। नो परमानेंट यूनाइटेड सिक्योरिटी सीट, और ना ही कोई परमानेंट सिक्योरिटी सीट थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट? कौन सा प्रिंसिपल था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, नॉन इंटरफेरेंस एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। नेम जो है वो बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस 1961 में एस्टेब्लिश होता है, और वहां पे जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स थे, या देख लीजिए। चलो 43 को देखिए। इन बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी द कंसेप्ट ऑफ वैक्यूम रेफर्ड, वैक्यूम जो पावर वैक्यूम का कंसेप्ट है ये क्या है बताइए। चलो, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। पावर इम्बैलेंस क्रिएट बाय द डिक्लाइन विड्रॉल ऑफ अ स्ट्रांग, जब एक स्ट्रांग पावर जो है, स्ट्रांग कंट्री या वो विड्रॉल कर लेती है किसी एरिया से, किसी टेरिटरी से, तो उसके बाद जो वैक्यूम क्रिएट होता है उसको कहते हैं पावर वैक्यूम। या तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाए या फिर उसने अपने आप को हटा लिया हो, तभी ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझो, ऑटमन एम्पायर क्रिएटेड अ वैक्यूम इन मिडिल ईस्ट में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के डिक्लाइन के बाद। जब एक स्ट्रांग पावर जो है या तो कोलैप्स हो जाए, डिसइंटीग्रेट हो जाए, या फिर अपने आप को विड्रॉ कर ले कहीं से, तो कह रहे हैं वहां पे इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, इसी को वैक्यूम ऑफ पावर कहते हैं। और इसी पावर को जब ये सिचुएशन क्रिएट करती है, तो जो इमीडिएटली जो नेबर कंट्रीज है वो इसको एक्वायर, इस पावर को फुलफिल करने का कोशिश करते हैं वैक्यूम को। नेबरिंग स्टेट ऑफन रश टू फिल द वैक्यूम। चलिए अब आप आ जाओ मैच द फॉलोइंग पे। आपको स्पेशलाइज एजेंसी दी गई है, उनके हेडक्वार्टर के साथ आपको मैच करना। IMF, FAO, UNIDO, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ICA, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए बताइए, राइट आंसर रहने वाला IMF का आपको पता ही है, वाशिंगटन DC में है। तो फर्स्ट का बी रहने वाला है। FAO रोम में है, 2 का बी है, 3 का वियना ऑस्ट्रिया में है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन का मॉन्ट्रियल कनाडा में है, और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही, ये आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। विच कंट्री होस्ट द फर्स्ट नेम सबमिट इन 1961? 1961 में जो नेम की पहली नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की पहली सबमिट हुई थी, वो कौन सी कंट्री में हुई थी? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। यूगोस्लोविया, बेलग्रेड में हुई थी। और जो इसका की एजेंडा था, वाइड अलाइनमेंट विद सुपर पावर, हमने किसी सुपर पावर के साथ नहीं जाना और अपनी न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को बनाए रखना, ये मोटिव था। चलिए 46 को देखिए। Which balance of power technique was primarily at play in the Congress of Vienna 1815? कौन सी टेक्निक थी तब?
राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर कांग्रेस ऑफ वियना में राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो सही है कंपनसेशंस वहां पे था आफ्टर नेपोलियन डिफीट टेरिटोरियल एडजस्टमेंट वर मेड पर्पस बैलेंस लूजेस एंड गेन्स टू मेंटेन इक्विलिब्रियम एक इक्विलिब्रियम जो बैलेंस को क्रिएट करने के लिए टेरिटरीज को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था मतलब कंपनसेशन के तौर पर रीडिस्ट्रीब्यूटिंग टेरिटरी रादर देन डिसआर्मामेंट। चलिए 47 को देखिए which UN organ is primarily responsible for settling disputes, legal disputes between states and giving advisory opinions? राइट आंसर क्या रहने वाला ऑप्शन नंबर सी जो सही है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए सेटलिंग लीगल डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स। ये एक जुडिशियल ऑर्गन है किसका यूनाइटेड नेशंस का इसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में पाया जाता है डिस्प्यूट सेटल करता है बिटवीन स्टेट्स एडवाइजरी ओपिनियन प्रोवाइड करता है टू यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस और स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। चेक 48 को देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्टिंग्विश बैलेंस ऑफ पावर फ्रॉम कलेक्टिव सिक्योरिटी बैलेंस ऑफ पावर और कलेक्टिव सिक्योरिटी में क्या डिफरेंस है ये कौन सा ऑप्शन जो है बेस्ट उसको डिस्क्राइब कर रहा है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहने वाला राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो सही है बैलेंस ऑफ पावर जो है टॉलरेट्स वॉर फॉर इक्विलिब्रियम व्हाइल कलेक्टिव सिक्योरिटी सीक्स टू आउटला एग्रेशंस यूनिवर्सली। देखिए बैलेंस ऑफ पावर में कॉम्पिटिशन होता है इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की कोशिश की जाती है लेकिन कलेक्टिव सिक्योरिटी इसी के अगेंस्ट ऑपरेशंस के ऊपर बेस्ड होता है और जो है ऑपरेशन के बेसिस पे जो है वर्ल्ड में पीस को मेंटेन करने की कोशिश किया जाती है दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना ये कलेक्टिव सिक्योरिटी में होता है जबकि बैलेंस ऑफ पावर में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है वहां पे ट्रस्ट नहीं होता दूसरे नेशंस के ऊपर। एक जो है कॉम्पिटिटिव है एक कोऑपरेटिव। चलिए 49 को देखिए द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी वाज फर्स्ट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन कलेक्टिव सिक्योरिटी को कब इंस्टीट्यूशनलाइज लाइक इंस्टीट्यूशंस में इस सोच को जो है लाया जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है सही है लीग ऑफ नेशंस के अंडर जो है जो कलेक्टिव सिक्योरिटी आइडिया वो लाया जाता है। आइडिया एग्जिस्ट इन हिस्ट्री कंसर्ट ऑफ यूरोप ये बहुत पुराना है लेकिन उसको जो फॉर्मल लीगल जो कोडिफिकेशन मिलती है वो लीग ऑफ नेशंस में अंडर आर्टिकल 10 प्रिजर्व टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड आर्टिकल 16 सैंक्शन अगेंस्ट एग्रेसर्स। यूनाइटेड नेशन 1945 रिवाइव्ड एंड स्ट्रेंथन्ड विद एनफोर्समेंट अंडर सिक्योरिटी काउंसिल्स। सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर जो है इसको फिर से आगे स्ट्रेंथन किया जाता है इस आइडिया को कलेक्टिव सिक्योरिटी के। 50 को देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी 1968 जो 1968 में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी होती है इनमें से कौन सा फीचर नहीं है आपको बताना है। चलिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी जो है सही है इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नो विद नो नॉन सिग्नेटरी स्टेट्स ऐसा नहीं है क्योंकि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है कुछ ऐसे कंट्रीज है जिन्होंने अभी तक इसमें इसको अप्रूवल नहीं दिया बस सिग्नेचर नहीं किए इस पे। ठीक है इट रिकॉग्नाइज 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट बिल्कुल सही है। उसके बाद एनपीटी जो है वो 1968 में इन्फोर्स की जाती है 3 पिलर है नॉन प्रोलिफिकेशन करना उसके बाद डिसआर्मामेंट पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इसका मोटिव था। उसके बाद जो है ये रिकॉग्नाइज करती है 5P को यूएसए यूके फ्रांस रशिया जर्मनी सॉरी चाइना ये जो है इनको रिकॉग्नाइजेशन मिलती है यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पे कुछ ऑब्लिगेशंस हैं टू परस्यू डिसआर्मामेंट होगी बट क्रिटिक से वीक इन्फोर्समेंट। नॉन सिग्नेटरीज में से जैसे इंडिया पाकिस्तान इजराइल नॉर्थ कोरिया जिन्होंने इसको साइन नहीं किया ये नॉन सिग्नेटरीज कंट्रीज हैं सो नॉट यूनिवर्सल ये यूनिवर्सल नहीं है तो इसलिए फोर्थ जो ऑप्शन है वो गलत है। चलिए 51 को देखिए द कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी सीटीबीटी 1996 फेल टू एंटर इनटू फोर्स मैनली बिकॉज वो फेल हो जाती है मतलब फोर्स में नहीं आती है क्यों ऐसा क्यों।
राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है इट लैक रैटिफिकेशन बाय की न्यूक्लियर स्टेट्स। इसको न्यूक्लियर स्टेट से रेक्टिफिकेशन नहीं मिलता, इसलिए ये फोर्स में नहीं आती है। सीटीबीटी बैन ऑल न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन, मतलब कोई भी आप न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते, चाहे वो किसी टाइप का भी हो। अडॉप्टेड 1996, रिक्वायर रेक्टिफिकेशन बाय 44 एनेक्टेड 2 स्टेट्स, 44 स्टेट्स। द यूएसए, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, ईरान एंड इजिप्ट हैव नॉट रेक्टिफाइड ट्रीटी स्टॉल, इसलिए ट्रीटी जो स्टॉल हो जाती है। अनलाइक पीटीबीटी जो पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी है 1963 में, विच बैन ओनली एटमॉस्फेरिक, आउटर स्पेस एंड अंडर वाटर टेस्ट, उनको बैन करती है, जबकि सीटीबीटी जो कंप्लीटली बैन करती है। तो इसलिए ये उनमें दोनों का डिफरेंस है। चलिए 52 को देखिए, मैच द फॉलोइंग करंट ट्रीटीज विद देयर प्राइमरी फोकस के साथ आपको उसको मैच कीजिए। चलिए बताइए। साल्ट वन स्टार्ट, उसके बाद आईएनएफ और केमिकल वेपन कन्वेंशन, प्राइमरी फोकस के साथ मैच करना कीजिए। फिफ्टी टू का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। ए का 2 मतलब साल्ट वन जो है लिमिटेड स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर लॉन्चर्स, जो न्यूक्लियर लॉन्चर है उनको कम करना। एबीएम एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स ट्रीटी साइन अलॉन्ग साइड, तो ये रहा साल्ट वन का स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टास्क जिसको कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है। और स्टार्ट जो है उसका क्या मकसद है? ये वारहेड को जो है कम करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का हाँ 3 ठीक है। रिक्वायर्ड मेजर कट्स इन डिप्लॉयड स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वारहेड, वारहेड को कम करना, न्यूक्लियर वारहेड को। और उसके बाद जो आईएनएफ है वो है ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। फर्स्ट ट्रीटी टू एलिमिनेट एन एंटायर कैटेगरी ऑफ न्यूक्लियर मिसाइल्स, आईएनएफ जो 1987 में साइन होती है। और केमिकल वेपन कन्वेंशन 1993 में, जहां पे आउटलास्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड आउटपाइलिंग ऑफ केमिकल वेपन्स, ना ही उनकी डेवलपमेंट होगी ना प्रोडक्शन होगी, और उसके बाद उसको स्टॉक करके भी नहीं रखा जा सकेगा किसको? केमिकल वेपन्स को। तो कंप्लीटली यहाँ पे बैन किया गया। ठीक है, एक एक करके आप देख लीजिए 52। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी स्पेशली एड्रेस बायोलॉजिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स वहां पे एड्रेस किया गया किस ट्रीटी के अंडर? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, ये इजी क्वेश्चन है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो सही है। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन ये कब होती है? 1972 में होती है। इसके पहले जिनेवा प्रोटोकॉल में भी बैन यूज ऑफ केमिकल बायोलॉजिकल वेपन्स की बात होती है, बट नॉट डेवलपमेंट। यहाँ पे डेवलपमेंट की बात नहीं, यूज नहीं किया जाएगा, लेकिन डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं था, लेकिन यहाँ पे बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन में यहाँ पे इसकी डेवलपमेंट के ऊपर रोक लगाई जाती है। प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग ऑफ बायोलॉजिकल वेपन। इसी तरीके से केमिकल के ऊपर रोक लगती है, जो कब लगती है? 1993 में। ओटावा ट्रीटी जो है वो लैंडमाइंस को लेकर है, वो 1997 में आती है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच रिगार्डिंग डिसआर्मामेंट एग्रीमेंट? करेक्टली मैच है जो डिसआर्मामेंट एग्रीमेंट के साथ बिलोंग करता है। तो राइट आंसर क्या रहने वाला? ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो 2010 में आती है, जो यूएसए और रशिया के बीच में साइन होती है, जो एक्सटेंड करती है जो एक्सटेंड की जाती है 2026 तक। ठीक है, कैप्स डिप्लॉयड न्यूक्लियर वारहेड एट 1550 ईच, दोनों के पास होंगे। एक्सटेंडेड टिल 2026 तक रखी है, इसको एक्सटेंड किया गया। हेग कन्वेंशन जो है वो कोडिफिकेशन किया जाता है यहाँ पे लॉज ऑफ वार को, ना कि ये न्यूक्लियर टेस्ट के संबंधित है। और उसके बाद जो पीटीबीटी है, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, जो 1963 में साइन होती है, बैन न्यूक्लियर टेस्ट इन एटमॉस्फेरिक स्पेस अंडरग्राउंड, नॉट केमिकल, ये केमिकल से संबंधित नहीं है।
ABM ट्रीटी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी 1972 यूएसए और यूएसएसआर के बीच में होती है। लिमिटेड एंटी मिसाइल डिफेंस, यूएसए विथड्रॉ इन 2002 में भी विथड्रॉ कर लेता है। चलिए 55 को देखिए। मैच द फॉलोइंग रीजनल मल्टीलेटरल ट्रीटीज विद देयर फोकस एरिया। कौन, नीचे 4 ट्रीटीज दी गई हैं, उनका जो फोकस एरिया उसके साथ आपको मैच करना। चलिए मैच कीजिए। टेल्टेलोल्को ट्रीटी 1967 में, रोटोंगा ट्रीटी, फिलिंडावा ट्रीटी और ओटावा ट्रीटी। चलिए मैच कीजिए। टेल्टेलोल्को, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। ए का 4 रहने वाला न्यूक्लियर फ्री जोन इन लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन में साइन होती है। उसके बाद जो है रोहतांगा ट्रीटी जो है वो साउथ पैसिफिक रीजन में होती है 1985 में, और फिलिंडावा ट्रीटी जो है अफ्रीका में होती है, ठीक है, 1996 में। और देन उसके बाद जो ओटावा ट्रीटी जो 1997 में होती है, जहां पे ग्लोबल बैन ऑफ एंटी पर्सनल लैंडमाइंस, एंटी लैंडमाइन ट्रीटी होती है, नॉट लिमिटेड टू वन रीजन, ये किसी रीजन के साथ बिलोंग नहीं करती। चल 56 को देखिए। द फर्स्ट फेज ऑफ कोल्ड वॉर, जो पहला फेज है कोल्ड वॉर का, जो 1947 से लेकर 1962 तक चलता है, एंडेड विद विच मेजर इवेंट, किस इवेंट के बाद वह इसका एंड होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो सही है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में। जो फर्स्ट कोल्ड वॉर है ये यूएसएसआर और यूएसएसआर के बीच में कन्फ्रंटेशन होती है कोल्ड वॉर में। बर्लिन ब्लॉकेड जो होता है, उसके बाद कोरियन वॉर, उसके बाद जो है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ये इंपॉर्टेंट क्या है इवेंट्स हैं यहाँ पे। उसके बाद देतंते पीरियड आता है 1962 से लेकर 79 तक, यहाँ पे रिलेटिव रिलैक्सेशन होती है। और सेकेंड कोल्ड वॉर जो है वो 1979 से स्टार्ट होती है, इन्वेजन ऑफ यूएसएसआर ऑन अफगानिस्तान, तो वहां से शुरुआत होती है इसकी रिन्यूड कन्फ्रंटेशंस। एंड ऑफ कोल्ड वॉर जो है 1985 से स्टार्ट होता है और 1991 तक जाकर ये चलता है। और गोरबाचेव रेगन्स जो टॉक्स होती है, और गोरबाचेव की जो उनकी जो पॉलिसीज हैं, पेरिस्ट्रोका और ग्लासनोड, वो काफी ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं कोल्ड वॉर को एंड करने में। चलिए 57 को देखिए। द पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट आर्टिकुलेटेड इन द ट्रूमैन डॉक्ट्रिन 1947 वाज एम्ड एट, उसका मकसद क्या था। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन जिसको कहा जाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है, प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म, कम्युनिज्म को रोकना बियॉन्ड इज एग्जिस्टिंग बॉर्डर, जहां तक वह है उसी तक, वहीं तक उसको सीमित रखना, ये था ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। ये जॉर्ज कैनन के द्वारा लाई जाती है। उसके बाद यूएस प्लेज सपोर्ट टू कंट्रीज रेसिस्टिंग कम्युनिज्म, यूएसए यहाँ पे प्लेज लेता है कि हम जो है क्या करेंगे, कम्युनिज्म को रोकने का काम करेंगे। इसी को आगे बढ़ाने के लिए, इस मिशन को वो जो दूसरी कंट्रीज है उनकी सपोर्ट को हासिल करने के लिए उनको उनकी मदद करना स्टार्ट किया यहाँ पे। लेटर रीइंफोर्स्ड बाय मार्शल प्लान एंड नेटो 1949। और यहीं से शुरुआत होती है किसकी, कोल्ड वॉर, यूएसएस फॉरेन पॉलिसी। द टर्म न्यू देतंते 1945 से लेकर 91 तक इज बेस्ट एसोसिएटेड विद, किसके साथ जुड़ा हुआ, अभी हमने देखा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, रेगन गोरबाचेव समिट्स लीड टू द आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट। यहाँ पे न्यू देतंते पीरियड में क्या होता है, न्यू फेस ऑफ रिलैक्सेशन होता है। एक पहले भी देतंते होता है, ये न्यू देतंते में क्या डिफरेंस है कि पहले भी रिलैक्सेशन पीरियड होता है, लेकिन साथ साथ रिवेलरी भी चलती रहती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहता, कुछ ऐसा सामने निकल के नहीं आता, मतलब ट्रस्ट जैसी कोई बात नहीं। जब ये न्यू देतंते का पीरियड है, यहाँ पे ट्रस्ट भी था। गोरबाचेव, ग्लासनोड एंड पेरिस्ट्रोका जहाँ पे दो पॉलिसीज लेके आते हैं, जहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग की बात होती है इकोनॉमिक सिस्टम में।
ये समिट जो होती है 1985 में वाशिंगटन में भी इसके बाद होती है, और 1987 में आईएनएफ इसके बाद ट्रीटी साइन होती है। एलिमिनेट इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स को कम करना, उसको इनको सॉरी एलिमिनेट करना, ये आईएनएफ ट्रीटी का मोटिव था। तो लीड टू द एंड ऑफ कोल्ड वार, इससे कोल्ड वार की शुरुआत होती है। फाइनली जो एंड होता है वो आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इन 1991 में। द कांसेप्ट ऑफ म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शंस रेस्ट ऑन विच की assumptions, किस assumption की assumption इसकी कौन सी है, फीचर कौन सा जो म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। स्टेबिलिटी कम फ्रॉम न्यूक्लियर पैरिटी एंड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। मतलब न्यूक्लियर, एक तो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, और दूसरा जो है जो फर्स्ट स्ट्राइक है उसको ऑब्जर्व करके फिर से अटैक करने की क्षमता जो है होनी चाहिए। सेकंड अटैक में भी इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने की जो है कैपेसिटी होनी चाहिए। बोथ साइड secure second strike capability ensure total destruction in case of nuclear exchange। चलिए 60 को देखिए। Which event is considered the symbolic and end of the Cold War? सिंबॉलिक एंड कहां से होता है? वैसे तो इसकी शुरुआत 1985 से हो जाती है, लेकिन कब से होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो सही है, फॉल ऑफ द बर्लिन वॉर 1989। While USSR formally dissolved in 1991, the fall of the Berlin Wall is seen as a symbolic end, followed by German reunification 1919 एंड INF ट्रीटी जो है 1985 में साइन में साइन होती है, और वार्मिंग रिलेशंस बट नॉट द एंड। चलिए 61 को देखिए। द सेकेंड कोल्ड वॉर पीरियड वाज ट्रिगर्ड प्राइमरली बाय, इसकी शुरुआत कहां से होती है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो सही है, सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान 1979 से शुरुआत होती है, जहां पे द्वैतंत्र पीरियड का एंड हो जाता है, तो फिर से जो है कोल्ड वॉर सेकेंड फेज स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे बायकॉट किया जाता है मॉस्को ओलंपिक्स का। यूएसए रिस्पॉन्ड करता है, जैसे वो फाइटर डॉक्ट्रिन लेके आता है, और फिर मॉस्को ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट ना करना, उसको बायकॉट करना, एंड मिलिट्री बिल्ड अप अंडर रेगन्स पीरियड नोन एज सेकेंड कोल्ड वॉर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मेजर आर्म कंट्रोल ट्रीटी ऑफ द न्यूक्लियर एज? पहली जो आर्म कंट्रोल ट्रीटी कौन सी है न्यूक्लियर एज की? मेजर ट्रीटी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो सही है, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, जो 1963 में साइन होती है। ठीक है, यहाँ पे बैन होता है किसमें? टेस्ट इन एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस एंड अंडर वाटर। फर्स्ट रियल आर्म कंट्रोल मेजर आफ्टर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। और साल्ट वन ये काफी बाद में आता है, ये 1972 में, INF 1987 में, और स्टार्ट जो है वो केम लेटर इन द्वैतंत्र न्यू द्वैतंत्र पीरियड में आते हैं। चेक 63 को देखिए। विच ट्रीटी सिंबलाइज द बिगिनिंग ऑफ द्वैतंत्र बिटवीन द यूएसए एंड यूएसएसआर? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। साल्ट वन जो है वो 1992 में जो साइन होती है, वहां से शुरुआत होती है किसकी? द्वैतंत्र पीरियड्स की। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स ट्रीटी साइन होती है, सिंबल ऑफ सुपर पावर ऑपरेशंस, आल्सो लिंक टू द नेशंस विजिट टू मॉस्को एंड किसिंजर्स डिप्लोमेसी। INF ट्रीटी ये भी इसी पीरियड के साथ बिलोंग करती है, ये लेटर नियो द्वैतंत्र पीरियड के साथ बिलोंग करती है। 64 को देखिए। द फर्स्ट मेजर वेव ऑफ decolonizations after World War II was most significantly triggered by?
चलिए 64 का राइट आंसर रहने वाला बी, द वीकनिंग ऑफ यूरोपियन पावर आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड यूएस सोवियत रिवेलरी। जब पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ उसके बाद जो है ब्रिटेन एंड फ्रांस जो है वीकन इकोनॉमिकली वीक हो जाते हैं और जो उनकी कॉलोनियल कंट्रीज हैं वो फ्री होना स्टार्ट हो जाती हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का यहाँ पे शुरुआत होती है। यूएस एंड यूएसएसआर सपोर्टेड डिकोलोनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, ये की फैक्टर था। जैसे बैंडिंग कॉन्फ्रेंस होती है 1955 में और नेम की गठन होता है 1961 में, वर लेटर कंसोलिडेशंस नॉट द इनिशियल ट्रिगर्स। तो इनिशियल ट्रिगर कौन सा था? वीकनिंग ऑफ यूरोपियन पावर्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। चलिए 65 को देखिए, मैच द फॉलोइंग थिंकर विद देयर कंट्रीब्यूशन टू एंटी कॉलोनियल थॉट्स। चलिए मैच करिए, फ्रांसिस फैनन, कामे, नेहरू में, अमिल्कार कैबल एंड गांधी जी। आपको इनको मैच करना है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। फैनन जो है वो साइकोलॉजिकल डिक्लोनेशन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ ये नहीं कि फिजिकली किसी टेरिटरी को एक्वायर करना ही हम क्लोनलाइजेशन कहते हैं, जो मेंटली हम जो है किसी दूसरे कंट्रीज के अधीन हो गए, चाहे उसका कल्चर को अपनाना या फिर उसकी जो अदर चीजों को अपनाना साइकोलॉजिकली, इसको भी हम साइकोलॉजिकल क्लोनलाइजेशन कहते हैं। तो इससे भी हमको फ्री होना पड़ेगा। द नेचर्स ऑफ द अर्थ उसमें वो डिस्क्राइब कराते हैं। नेहरू में जो है वो न्यू कॉलोनियलिज्म की बात करते हैं और कहते हैं कि न्यू कॉलोनियलिज्म लास्ट स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म। कैपिटल जो है कल्चरल आइडेंटिटी एज अ रेजिस्टेंस टूल कंसीडर करते हैं। एंड गांधी जी जो नॉन वायलेंस सत्याग्रह का कंसेप्ट देते हैं। चलिए 66 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंसेस कंसीडर द सिंबॉलिक बर्थ ऑफ द थर्ड वर्ल्ड आइडेंटिटी। किस कॉन्फ्रेंस को जो है वो सिंबॉलिक बर्थ माना जाता है थर्ड वर्ल्ड आइडेंटिटी का? तो यह तो आपको पता ही होगा, हमने काफी बार पढ़ चुके हैं पीछे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो सही है। बैंडन कॉन्फ्रेंस को जो है एक सिंबल माना जाता है किसका? बर्थ ऑफ थर्ड वर्ल्ड आइडेंटिटी का। 29 एशियन एंड अफ्रीकन स्टेट जहां पे मिलती हैं और बैंडन इंडोनेशिया में सॉलिडरी एंटी इंपीरियलिज्म पुश फॉर नॉन अलाइनमेंट। बैंडन क्रिएट अ कलेक्टिव सिक्योर आइडेंटिटी फाउंडेशन ऑफ थर्ड वर्ल्ड वाइज। जो वहां पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की आवाज को बुलंद करने के लिए एक प्लेटफॉर्म त्याग किया जाता है, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होती है। द यूरोपियन यूनियन ट्रेस इट्स ओरिजिन टू विच ट्रीटी। यूरोपियन यूनियन का जो गठन हुआ वो किस ट्रीटी के अंडर हुआ? कहां से उसकी शुरुआत होती है? ऑफिशियली तो काफी लेटर हुआ, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हो जाती है, ओरिजिन कहां से होता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है ट्रीटी ऑफ पेरिस 1991 में साइन होती है। ये भी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है जहां से क्रिएटेड द यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी की शुरुआत होती है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग जो है इसके मेंबर होते हैं। और ट्रीटी ऑफ रोम जो 1957 में शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत होती है, साइन होती है, सॉरी, क्रिएटेड ईसीई मतलब यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी साइन होती है और एटॉमिक करके एक ऑर्गेनाइजेशन भी स्थापित होते हैं और इसकी जो है एक इंटीग्रेशन भी होती है। और मास्टर ट्रीटी जिसको ऑफिशियल ट्रीटी, फॉर्मल ट्रीटी कहा जाता है यूरोपियन यूनियन की, इसके अंडर जो है इसको साइन किया जाता है। 1993 में इसको एस्टेब्लिश किया जाता है, इंटर इनटू फोर्स होती है। एंड लिस्बन ट्रीटी जो 2007 में आती है, रिफॉर्म्स लाए जाते हैं, ईयू लीगल पर्सनैलिटी मोर पावर टू दी जाती है। चलिए 68 को देखिए, द यूरोपियन यूरो जोन क्राइसिस होता है, रिवील स्ट्रक्चरल वीकनेसेस इन द यू विच वाज अ की मेजर टेकन टू एड्रेस इट। यूरो जोन क्राइसिस जो होता है उसके बाद कौन सा मेजर लिया गया, कौन सा स्टेप उठाया गया? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है क्रिएशन ऑफ यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म 2012 में लिया जाता है। सेकंड जो ट्रीटी है वो 1995 में साइन होता है। ब्रॉडर फ्री जोन होता है, एम्बेसडर 1997 में होती है जहां पे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स होते हैं। और ब्रेक्सिट जो है वो 2016 में होता है जहां पे ऑफिशियली जो है यूके जो है लेफ्ट करता है किसको, यूरोपियन यूनियन को 2020 में। चलिए
द डिमांड फॉर अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर वाज फॉर्मली आर्टिकुलेटेड इन, कहां से इसकी डिमांड होती है? फॉर्मली आर्टिकुलेटेड। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1964 में डिक्लेरेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑन न्यू। मतलब न्यू का क्या मोटिव था कि फेयर ट्रेड और प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री भी तो है ना, उन्हीं की ये आवाज थी यहाँ पे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर होना चाहिए, तो रिस्ट्रक्चरिंग होना चाहिए वर्ल्ड लेवल पे, तो इन कंट्रीज को भी जो है इक्वली प्लेटफॉर्म होना चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, कहने का मतलब है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और उसके बाद सॉवरेनिटी ओवर नेचुरल रिसोर्सेज। बैंडिंग कॉन्फ्रेंस 1955 और नेम जो 1961 में इसका ग्राउंड वर्क होता है, बट न्यू वाज यूएन एंडोर्स्ड इन 1974। चलिए, Which EU institution has the exclusive right to initiate legislation? Legislation को कौन इंस्टीट्यूट इनिशिएट कर सकता है? यूरोपियन यूनियन इंस्टीट्यूशन इनमें से। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, यूरोपियन कमीशन जो है वो इसको इनिशिएट कर सकता है। पार्लियामेंट जो है वो को लेजिस्लेचर विद काउंसिल अप्रूव अमेंड एंड रिजेक्ट लॉज, उसका ये काम है। यूरोपियन काउंसिल डिफाइन ब्रॉडर डायरेक्शंस नॉट लेजिस्लेटिव, एंड काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन को लेजिस्लेट विद ईपी, इनिशिएटर के ऊपर रोल नहीं होता। चलिए, द G77 established in 1964। ठीक है, G77 कब एस्टेब्लिश होता है? 1964। प्लेड अ सेंटर रोल इन डिमांडिंग न्यू, इट्स इनिशियल प्लेटफॉर्म वाज, इसका शुरुआती प्लेटफॉर्म क्या था? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो सही है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, वहां से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, G77 कोलिशन ऑफ किसका? डेवलपिंग कंट्रीज का विद इन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट 1964 में, जहां पे ये पुश करता है किसको? नियो को, कमोडिटी एग्रीमेंट, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। चलिए 72 को देखिए, द यूनाइटेड किंगडम विथड्रॉज फ्रॉम द ईयू बिकेम इफेक्टिव ऑन, कब ये विड्रॉ करता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो सही है, 31 जनवरी 2020 में जो है लेफ्ट करता। चलिए 73 को देखिए, व्हेन वाज सार्क एस्टेब्लिश्ड एंड विच कंट्री वाज द लास्ट टू जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन? सार्क कब एस्टेब्लिश होती है और कौन सी कंट्री जो है इसको लास्टली जो है वो ज्वाइन करती है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, 1985 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है, और अफगानिस्तान जो है वो इसको सबसे लास्ट जो है ज्वाइन करती है इन 2007 में, एज अ 8th मेंबर ज्वाइन करती है। 8 दिसंबर 1985 को ढाका में जो है, बांग्लादेश में जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। इसके मेंबर कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ऑब्जेक्टिव है इसका रीजनल कोऑपरेशन इन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल स्फीयर्स। चलिए 74 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सार्क इनिशिएटिव फोकस ऑन रीजनल कनेक्टिविटी एंड ट्रेड लिबरलाइजेशंस? तो कौन सा इनिशिएटिव है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, साफ्टा, मतलब साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो एस्टेब्लिश होता है इन 2006 में, और ऑब्जेक्टिव इसका रहता है रिड्यूस टैरिफ्स एंड प्रमोट फ्री ट्रेड अमंग मेंबर कंट्रीज। सार्क डेवलपमेंट फंड भी है जो सपोर्ट करता है इकोनॉमिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को। सार्क एनर्जी सेंटर जो प्रमोट करता है एनर्जी कॉपरेशन में बिटवीन द मेंबर कंट्रीज एंड कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को एनहांस करना, ये इसका मोटिव है। 75 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क? सार्क का ऑब्जेक्टिव इनमें से कौन सा नहीं है? वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। तो 77 का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, एस्टेब्लिश अ कॉमन करेंसी अक्रॉस साउथ एशिया, ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। बाकी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ और रीजनल इंटीग्रेशन, ये इसका मोटिव है।
उसके बाद कल्चरल कॉपरेशन भी है, उसके साथ साथ देन उसके जो पीस और सिक्योरिटी भी इसका एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। चलिए 76 को देखिए, विच थिंकर पॉपुलराइज द टर्म न्यू कॉलोनियलिज्म एज द लास्ट स्टेज ऑफ इंपेरियलिज्म? ये किस थिंकर के द्वारा टर्म को पॉपुलराइज किया जाता है कि न्यू कॉलोनियलिज्म को वो कहते हैं कि लास्ट एज है किसकी? इंपेरियलिज्म की, साम्राज्यवाद की। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो सही है, कामे न्यूरू में। ये किस कंट्री के साथ बिलोंग करते थे, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फैनन जो साइकोलॉजिकल और वायलेंट डिकोलोनाइजेशन की बात करते हैं अपनी किताब रेचर्ड ऑफ द अर्थ में, और वालरस्टीन जो है वो सिस्टम थ्योरी के लेके आते हैं और डेवलप करते हैं, और जहां पे कोर और पेरिफेरी की बात करते हैं। ठीक है, कौन सी कोर होती है, कौन सी पेरिफेरी कंट्रीज होती है, उनके में डिस्टिंक्शन मेड करते हैं। मैच द फॉलोइंग EU ट्रीटीज विद देयर मेजर कंट्रीब्यूशंस, उनकी कंट्रीब्यूशंस के साथ इसको मैच करना कीजिए। मास्टर ट्रीटी 1992, लिस्बन ट्रीटी, सिंगल यूरोपियन एक्ट 1986 और शेगन एग्रीमेंट। तो राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। देखिए जो मास्टर ट्रीटी है वो जहां से फॉर्मली किसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है, किसकी? यूरोपियन यूनियन की। लिस्बन जो है रिफॉर्म्स की बात करती है, और सिंगल यूरोपियन एक्ट ये कब लाया जाता है? और इसका मतलब है कंप्लीशन ऑफ सिंगल मार्केट क्वालिफाइड मेजोरिटी वोटिंग इंट्रोड्यूस्ड। और उसके बाद जो है शेगन कॉन्वेंशन जो पासपोर्ट फ्री जोन को एस्टेब्लिश करती है, एबोलिशन ऑफ इंटरनल बॉर्डर कंट्रोल, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल। व्हेन वाज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन एस्टेब्लिश एंड वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर? कब इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है और कौन सा कहां पे इसका हेडक्वार्टर है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, 1969 जैद सऊदी अरेबिया में इसका हेडक्वार्टर पाया जाता है। 25 सितंबर 1967 में 69 में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। और इसका जो कारण रहता है इसका एरसन अटैक ऑन अल आस्का मॉस्क्यू इन जेरूसलम, वहां पे एक इसका इमीडिएट काज रहता है। हेडक्वार्टर जैद सऊदी अरेबिया में पाया जाता है। ओरिजिनल इसके 25 मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज थी, नाउ इट हैज 57 मेंबर स्टेट्स। इस्लामिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना, इनको डिफेंड करना, ये इसका मोटिव था। चलिए 79 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द OIC? इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इनमें से कौन सा नहीं है, आपको चूज करना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, एस्टेब्लिश्ड अ कॉमन इस्लामिक करेंसी। ये नहीं है मोटिव, बाकी जो है इसके मोटिव्स हैं, जैसे प्रमोट करें पॉलिटिकल इकोनॉमिक सॉलिडरिटी अमंग मेंबर स्टेट्स, राइट्स को डिफेंड करना ऑफ मुस्लिम इंटरेस्ट ऑफ प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स globally, and promote cultural, education and scientific cooperations. OIC does not aim to establish a common currency. चलिए 80 को देखिए, which of the following is the supreme decision making body of the OIC? supreme decision making body OIC की कौन सी है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो सही है, इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस वो जो एवरी 3 इयर्स में मीट करती है, अप्रूव की पॉलिसीज एंड रेजोल्यूशंस। चलिए 81 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ OIC? OIC की इनमें से कौन सी कंट्री जो है मेंबर नहीं है? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो सही है, क्योंकि पाकिस्तान की अपोजिशन के कारण इंडिया को वहां पे ज्वाइन नहीं किया गया, इंडिया मेंबर नहीं है OIC का। ठीक है, When was ASEAN established and which country joined last among its 10 members? ASEAN कब एस्टेब्लिश होता है और कौन सी कंट्री जो है लास्टली जो ज्वाइन करती है इसको एज अ 10th मेंबर? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। 1967 में एशियान का गठन होता है और कंबोडिया जो है वो
लास्टली ज्वाइन करती है 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक थाईलैंड में जो है इसको एस्टेब्लिश किया जाता है। और इसके फाउंडिंग मेंबर थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। लेटर मेंबर जो है ब्रुनाई जो है इसको 1984 में ज्वाइन करता है, वियतनाम 1995 में, लुइस 1997 में और म्यांमार 1997 में और कंबोडिया जो है 1999 में इसको ज्वाइन करता है। चलिए 83 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियान, एशियान का इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, चलिए बताइए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, एस्टैब्लिश अ कॉमन डिफेंस फोर्स। बाकी जो है इसके फीचर्स है, एशियन ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड्स पीस एंड स्टेबिलिटी को मेंटेन करना इन साउथ ईस्ट एशिया, accelerate economic growth, social progress and cultural development, and then promote mutual assistance and cooperation in education, science and culture. तो एशियान का कोई ऐसा मकसद नहीं था कॉमन डिफेंस फोर्स एस्टेब्लिश करने का, although it has a political security cooperation under the Asian Regional Forum. चलिए 84 को देखिए, when did India became a full dialogue partner of ASEAN and which initiative primarily focus on India-ASEAN economic cooperation? कब फुल डायलॉग पार्टनर बनता है इंडिया? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, 1996 में इंडिया एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो इंडिया एशियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को एस्टेब्लिश करता है, इनहेंस करता है। फुल डायलॉग पार्टनर जो है 1992 में होता है, वैसे डायलॉग पार्टनर जो इंडिया बनता है 1992 में बनता है। और इंडिया एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2009 में सबमिट होता साइन होता। तो ये थे। अब इंडिया जो है अब लुक ईस्ट पॉलिसी को भी लेके आया 1991 में। अब उसके बाद जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी आती है 2024 में, एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग द टाइज विद साउथ ईस्ट एशिया। इसके साथ साथ मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन फॉर कल्चरल एंड टूरिज्म लिंकेज विद एशियन कंट्रीज। 85 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव हाईलाइट्स इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी एंगेजमेंट विद एशियंस, सिक्योरिटी के प्रति। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो सही है, एशियन डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग प्लस। ये जो है एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है फॉर स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी एनहांसमेंट्स। ये आप पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए 86 को देखिए, which was the BRICS group originally formed and which country was added later to make it BRICS? ओरिजिनली क्या कब फॉर्म हुआ और किस कंट्री को बाद में ऐड किया गया ब्रिक्स में? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है 2006 में जो है साउथ अफ्रीका को जो है लास्ट इसका ज्वाइनिंग होता है। ओरिजिनल ब्रिक होता है जो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना इन 2006 में, और प्रपोज्ड एज एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 2006 में। बाकी फॉर्मली जो है 2009 में एस्टेब्लिश किया जाता है और 2010 में जो है साउथ अफ्रीका इसको ज्वाइन करता है और ब्रिक जो है ब्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। 2006 इसलिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन 2009 में, ठीक है। ये याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। 87 को देखिए, विच इंस्टीट्यूशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिक्स टू सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फाइनेंसिंग? कौन सा इंस्टीट्यूशन है टू सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फाइनेंसिंग? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो सही है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अंडर कौन सी डिक्लेरेशन के अंडर? एस्टेब्लिश इन 2014, हेडक्वार्टर एट इन शंघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर। चलिए, as of September 2025, how many full members countries are a part of BRICS? BRICS के कितनी members countries हैं फुल मेंबर? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 10। अब बढ़ा दी गई है, पहले 5 हुआ करती थी, अब कितनी है? ब्रिक्स बिगेन विद 5 मेंबर्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, और फिर इसको 2010 में साउथ अफ्रीका ज्वाइन करता है और उसके बाद 2024 में इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान एंड यूएई ज्वाइन करता है। एक्सपैंड द ग्रुप टू 9 मेंबर्स। इन जनवरी 2025 इंडोनेशिया बिकेम द 10th मेंबर, ब्रिंगिंग द टोटल। देखिए कौन कौन से नए मेंबर, ये काफी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये पूछा जा सकता है। 10 है इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान। इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान एंड यूएई जो है
2024 में ज्वाइन करते हैं, और जो हमारा इंडोनेशिया है वो 2025 में इसको ज्वाइन करते हैं, अब 10 मेंबर्स। चलिए 89 को देखिए, विच कंट्रीज वर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2001। तो कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज थी उस समय? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जो है मेंबर थे। और इसके बाद जो है शंघाई 5 को सक्सेसर टू द शंघाई 5 विच इंक्लूडेड चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान, उसको उज्बेकिस्तान ज्वाइन करता उसी साल में 2001 में, कंप्लीटिंग द फाउंडिंग मेंबर, जो उसके फाउंडिंग मेंबर थे। और 2017 में कौन कौन सी कंट्रीज इसको ज्वाइन करती है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बताइए, वो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। विच कंट्री बिकेम अ फुल मेंबर ऑफ एससीओ इन जुलाई 2024? फुल मेंबर कंट्रीज कौन सी बनती है 2024 में? काफी रिसेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो सही है, बेलारूस जो है इसका मेंबर बनता है, फुल मेंबर। ये 10 मेंबर कंट्रीज अब हो जाती हैं। ईरान विच हैड बिकेम एन ऑब्जर्वर सिंस 2005 से ऑब्जर्वर स्टेटस है, ज्वाइन एज अ फुल मेंबर इन 2023 में ईरान ज्वाइन करता है। चलिए 91 को देखिए, वेयर इज द सेक्रेटरीट ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड एंड हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल? चलिए इसका हेडक्वार्टर बताइए और करंट सेक्रेटरी जनरल बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ए जो है सही है। बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है, और न्यूरोलन येरेमेक बेवे इसके जो क्या है सेक्रेटरी जनरल। व्हेन वाज ओपेक एस्टेब्लिश्ड एंड वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर लोकेटेड? ओपेक का हेडक्वार्टर कहां पे है और कब एस्टेब्लिश हुआ? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो सही है, 1960 वियना ऑस्ट्रिया में है, और इसको एस्टेब्लिश किया जाता है 14 सितंबर 1960 में। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुला इसके मेंबर्स थे फाउंडिंग। हेडक्वार्टर इसका वियना ऑस्ट्रिया में है। चलिए, व्हेन वाज द अफ्रीकन यूनियन एस्टेब्लिश्ड एंड वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर लोकेटेड? अफ्रीकन यूनियन, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो सही है, 2001 एडिस अबाबा इथोपिया में इसको एस्टेब्लिश किया जाता है 2002 में, रिप्लेसिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, जो 1963 में। ये अफ्रीकन यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी का सक्सेसर है कौन? अफ्रीकन यूनियन। हेडक्वार्टर इसका एडिस अबाबा इथोपिया में। पर्पस का प्रमोट यूनिटी, पीस, सिक्योरिटी एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अक्रॉस अफ्रीका। चलिए 94 को देखिए, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द अफ्रीकन यूनियन एज ऑफ 2025? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, 55 मेंबर्स हैं। चलिए, विच इनिशिएटिव ऑफ द एयू एम्स टू क्रिएट अ कंटिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया? चलिए बताइए, कंटिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया कौन सा इनिशिएटिव है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, अफ्रीकन कंटिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया जो है ये एक इनिशिएटिव है जो 2021 में एंटर इनटू फोर्स होता है एंड एम्स टू बूस्ट इंटर अफ्रीकन ट्रेड। चलिए 96 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल टेंट ऑफ रियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, स्टेट्स एक्ट इन देयर नेशनल इंटरेस्ट प्राइमरली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर। चलिए 97 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? सिक्योरिटी काउंसिल का प्राइमरी फंक्शन क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो सही है, मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। It can authorize peacekeeping mission, impose sanctions, and take military action to address their threats to peace.
चलिए 98 को देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शंस इज एसोसिएटेड विद विच पीरियड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, किस पीरियड के साथ बिलोंग करता है? तो ये तो इजी है, आपने पढ़ भी रखा है, अभी पीछे हमने डिस्कस किया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो सही है, कोल्ड वॉर इरा के साथ ये बिलोंग करता है। चलिए 99 को देखिए, द वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी विच डिवाइड द वर्ल्ड इनटू कोर, सेमी पेरिफेरी एंड पेरिफेरी वाज प्रपोनेड बाय, किसके द्वारा प्रपोन की गई है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए है कार्ल मार्क्स, बी इमैनुअल वालरस्टीन, सी एजी फ्रैंक एंड डी एंटोनियो ग्राम्स्की। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, वालरस्टीन जो है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी देते हैं और वहां पे जो है कोर, सेमी पेरिफेरी एंड पेरिफेरी, मतलब कोर हो गया जो डेवलप्ड है, सेमी पेरिफेरी जो डेवलपिंग है और जो अंडर डेवलप है कौन? पेरिफेरी। वर्ल्ड सिस्टम को डिवाइड करते हैं। 100 क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे मैराथन सेशन का। द कंसेप्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद, बैलेंस ऑफ पावर किसके साथ एसोसिएटेड है? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, जो जहां तक आ चुके हैं स्टूडेंट्स, वो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए। और नेक्स्ट आपको किसके ऊपर, किस सेशंस के ऊपर, किस कंपोनेंट के ऊपर जो है आपको मैराथन सेशन चाहिए, वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो बताइए राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। बैलेंस ऑफ पावर इज अ रियलिस्टिक कंसेप्ट, ये एक रियलिज्म के साथ बिलोंग करता है। तो ये थे आज के 100 क्वेश्चंस। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और जल्द ही मैराथन सेशन लेके आएंगे किसी और कंपोनेंट पे, जो भी कंपोनेंट पे ज्यादा डिमांड होगी उसी को हम लेके आएंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। टिल नेक्स्ट वीडियो।